हेलो प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आज आपके लिए लेके आया हूं पॉलीमर्स चैप्टर। देखिए यार, पॉलीमर्स चैप्टर एक बहुत इजी चैप्टर है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल जरूर है मगर इजी बहुत जरूर है। इतना इजी है कि आप इसके 4 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो इजीली। जैसे आप एल्डिहाइड कीटोन पढ़ते हो, एल्काइल हाइड, एराइल हाइड पढ़ते हो, तो उसमें बहुत मेहनत करने पर 4 to 8 मार्क्स सिक्योर होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे लॉजिक हैं, बहुत सारी रिएक्शन है, बहुत बड़े चैप्टर है। मगर ये एक ऐसा चैप्टर है कि ये बोनस चैप्टर है। यदि मेरे बेसिस पे पूछो कि सर इस चैप्टर को क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता है हर बच्चे को ये चैप्टर आना बहुत जरूरी है और हर बच्चे को आ भी जाएगा। NCERT, हर बच्चे को ये चैप्टर आ जाएगा। क्यों? एनसीईआरटी में जितने भी 4-5 पेज हैं उन्हीं से सिर्फ क्वेश्चन आता है और बहुत सिंपल चैप्टर है। चैप्टर में ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सभी बच्चों को सिर्फ एनसीईआरटी को करना है, सिर्फ एनसीईआरटी को करना है। इस चैप्टर में और कुछ नहीं करना, सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करना है। 1 से 2 बार इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। वैसे तो मैं पढ़ा ही दे रहा हूँ पूरा, तो उसको रीड करने की कोई जरूरत नहीं है, मगर जो भी नोटबुक में है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जो भी आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। आप ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस चैप्टर को कोई बच्चा मिस ना करे। क्यों? क्योंकि ये 4 मार्क्स जो मिलेंगे, ये आप ये मान के चलो बोनस टाइप के हैं। बोनस टाइप के क्यों? क्योंकि आपको पता है थोड़ा पढ़ने से 4 मार्क्स सिक्योर हो रहा है। सिर्फ 1.5 से 2 घंटे इसकी स्टडी करोगे और 4 मार्क्स मिल जाएंगे। और इसके प्रैक्टिस के लिए भी कोई 100-2 क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। आप कम से कम 30 to 40 क्वेश्चन की यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो वो इनफ है, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है इसके लिए। तो ध्यान रखिए, मेरे हिसाब से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मेरा इंपॉर्टेंस इस बेसिस पे चलता है कि वो मार्क्स कितने देता है पेपर में और कितने कम समय में देता है। तो ये एक ऐसा ही चैप्टर है, एक तो कम समय में मार्क्स देता है, मतलब 2 घंटे पढ़ लो 4 मार्क्स सिक्योर। दूसरी बात, इफिशियंसी 100% के आसपास होती है। देखो, एल्डिहाइड कीटोन से भी क्वेश्चन आएगा मगर गलत करने की वहां प्रोबेबिलिटी हाई है। क्यों? क्योंकि वहां नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट है और कभी कभी कॉन्सेप्ट मिस भी हो सकता है। मगर इसके क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी अप्रॉक्स 100% है। क्यों? क्योंकि बेटा इस पर जो क्वेश्चन आता है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, इसमें ज्यादा घुमा ही नहीं सकता, जिसने पढ़ रखा है वो कर ही देता है। ठीक है, तो चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और पॉलीमर को समझते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। चलिए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला काम, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जरा देखो क्या है, मोनोमर्स क्या होते हैं एंड पॉलीमर्स क्या होते हैं, इसका डिस्कशन करते हैं। तो चलिए इस बात को डिस्कस करते हैं कि भाई पॉलीमर्स क्या है, मोनोमर्स क्या है। ठीक है, इस बात को समझते हैं। देखो, पॉलीमर्स क्या होते हैं इस बात को बताते हैं। आप लोगों ने सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा, तो जब आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा तो वहां पर यूनिट सेल पढ़ा होगा। तो जरा बताना यूनिट सेल का क्या काम होता है। यूनिट सेल को यदि हम रिपीट करते चले जाएं तो क्रिस्टल मिल जाता है। उसी तरह से क्या होता है कि यदि हम मॉलिक्यूल को रिपीट करते चले जाएं, जैसे ए नाम का एक मॉलिक्यूल है, ये अपने दूसरे मॉलिक्यूल से ऐड होता है और ये बना दिया क्या इसने, A2। अब ये A2 फिर A से ऐड हो गया, इसने क्या बना दिया, A3। अब ये काम चलता रहे, सो ऑन। A फिर ऐड हो गया, इसने क्या बना दिया, A4, ऐसे। और A4 इसी तरह से n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से ऐड हो गया। A4 बच्चों इसी तरह से n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से क्या हुआ, ऐड हो गया। तो क्या आ गया जरा देखो, इसी बात को हम देखते हैं। तो बच्चों क्या आ जाएगा जरा देखिएगा, तो हमारे पास आ गया A4 प्लस Na गिव्स AN। ये देखो, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि n नंबर ऑफ ए कंबाइंड हुए, n नंबर ऑफ ए कंबाइंड हुए। इसी को कहा जाएगा क्या, पॉलीमर। पॉलीमर, पॉली का मतलब होता है नंबर, बहुत सारे, है ना। नंबर मतलब बहुत सारे यूनिट, लार्ज नंबर ऑफ यूनिट, और मर्स का मतलब होता है यूनिट। ये देखो, पॉली मीन्स मैनी एंड मर्स मीन्स यूनिट। बहुत सारे यूनिट का कॉम्बिनेशन पॉलीमर कहा जाता है ना। नंबर वेरी लार्ज
कॉम्बिनेशन ऑफ, ऐसे कर सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ, ये देखिए प्यारे बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर्स, मोनोमर्स, मोनोमर्स का मतलब बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट आर known as पॉलीमर्स, पॉलीमर्स। तो जरा समझो पॉलीमर्स का मतलब क्या है। पॉलीमर्स का मतलब इतनी सी बात है क्या कि नंबर ऑफ बेसिक यूनिट का कॉम्बिनेशन, बहुत सारे बेसिक यूनिट का कॉम्बिनेशन करा दिया जाए तो जो बनता है उसी को पॉलीमर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो A से A मिला, A2 बना, फिर A2 से एक और मिल गया, A3 बन गया, इसी तरह से जाके कहां तक पहुंच गया, AN तक पहुंच गया। तो हमने इसका नाम रखा पॉलीमर्स। जो पॉलीमर्स होते हैं उनके मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई होते हैं। क्यों हाई होते हैं? क्योंकि 100, 200, 2000, 3000 मॉलिक्यूल जब ऐड होंगे तो मॉलिक्यूलर वेट तो हाई हो ही जाएंगे। और वो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, इसको चेंज कर देता हूं, ये 10 की पावर 3 लिखा है, टू 10 की पावर 7 यूनिफाइड, है ना बच्चों। ये 10 की पावर 3 टू 10 की पावर 7 यूनिफाइड लिखा है। ठीक है, अब जरा इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इस बात को जरा समझने की कोशिश करिएगा। एक दो एग्जांपल देते हैं तो ये बात आपको और समझ में आएगी। जैसे ये देखिए, फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, ये देखो एग्जांपल है, क्या है, आप लोग सभी बच्चे जानते हैं कि इथीन क्या होता है ना। इथीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब नंबर ऑफ इथीन आपस में कंबाइंड हो जाए, कैसे कंबाइंड हो जाए, तो जरा देखो, मैंने इथीन को ऐसे लिखा, भाई कंबाइंड होंगे तो किसी ना किसी तरह से तो कंबाइंड होंगे। ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया है, एक इथीन कैसे आ गया ये, अब इसी तरह एक इथीन और आ गया, ये देखो, इसी तरह और इथीन आ गए, सो ऑन। अब ये क्या हुए, इन दोनों ने कॉम्बिनेशन करके बॉन्ड बना दिया, ऐसे, ये देखो, ऐसे बॉन्ड बन गया, ये देखो। अब ये फ्री है, अब थर्ड नंबर इसी तरह से कंबाइंड हो गया, ये देखिए, एक और मैंने डाल दिया, एक और कंबाइंड हो गया, ये देखो प्यारे बच्चों, ये देखो, इस तरह से हमारा कॉम्बिनेशन आ गया। एक मिनट, इसमें थोड़ा सा हम लोगों ने गलत लिख दिया है, एक और यूनिट जुड़ेगी, ये देखिए, ऐसे कॉम्बिनेशन हुआ। अब यूनिट देखो बढ़ती चली जा रही है? इसी को पॉलीमर कहते हैं। अब इसी को शॉर्टकट में कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले आप इसका बॉन्ड ब्रेक करो, जो आपस में कंबाइन कर रहे हैं, ये देखो, ये जो मैंने फ्री रेडिकल बनाए हैं इनको बैलेंसी के फॉर्म में दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते हैं, तो दिखा सकते हैं। अब इसी को बस ऐसे कर दिया करो, ये देखिए, किसी भी पॉलीमर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, तो उसको रिप्रेजेंट करने का आपको तरीका बता रहा हूं, गौर समझिए कि तरीका क्या है रिप्रेजेंट करने का। जो डबल बॉन्ड था उसको ऐसे ब्रेक कर दो, अब इस जो फ्री रेडिकल है इसी को बैलेंसी में कन्वर्ट कर दो। फ्री रेडिकल का मतलब बैलेंसी, ये देखो आ गया पॉलीमर, ये देखिए, आप देखिए, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, अब ये पाई बॉन्ड ब्रेक किया और इसको बैलेंसी में कन्वर्ट कर दिया, ये देखो, ये यहां पे नहीं ऐसे होगा, ठीक है, ये देखिए, ये आ गया क्या, पॉलीमर आ गया, और इसी को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। और ये क्या होता है, पॉलीइथीन, नाम भी होगा पॉलीइथीन। तो देखो इसका मोनोमर यूनिट कौन सा है, CH2CH2। क्यों, बार बार हम CH2CH2 को ऐड कर रहे हैं तब हमें ये पॉलीमर मिल रहा है, तो CH2CH2 क्या हुआ, मोनोमर यूनिट हो गया। अब रिपीटेड यूनिट कौन सा है, ये गलत लिखा है, ठीक है, पीपीटी में बहुत गलतियां कर रखी हैं इन लोगों ने। देखो रिपीटेड यूनिट कौन सा होता है, रिपीटेड यूनिट वो होता है जो पॉलीमर के फॉर्म में दिखाया जाता है। रिपीटेड यूनिट वो है जो प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखाया जाता है। वो आपको कैसे पता चलेगा, आपको मेरे दोस्त अपने आप पता चल जाएगा, बस आपको क्या करना है, वो बॉन्ड ब्रेक कर देना है। बॉन्ड ब्रेक करने से आपको देखो ये यूनिट मिली ना, यही यूनिट बार बार रिपीट हो रही है, क्योंकि यही यूनिट बार बार क्या हो रही है, ऐड हो रही है। ये देखिए CH2CH2 बार बार ऐड हो रहा है, टोटल CH2CH2 बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखो इसी को हम कहते हैं क्या, रिपीटेड यूनिट। ये देखो ये रिपीटेड यूनिट लिखी है। इसी तरह से उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल देखो दिया, ये एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट है, ये देखिए, ये क्या है,
हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन एडिपिक एसिड के साथ रिएक्शन करके पॉलीमर बना रहा है। अब जरा देखो, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन एडिपिक एसिड के साथ रिएक्शन करके कैसे पॉलीमर बना रहा है, इस बात को दिखाते हैं। देखो ये एमीन है, ये एसिड है। एमीन और एसिड यदि एक दूसरे के पास है तो बताओ जरा कौन सी रिएक्शन होगी। जरा इस बात को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं, एक मिनट। यहां से ये देखिए, इधर आ जाइए, ये देखिए, देखो जरा बच्चों, हम इस बात को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक इस जगह पे स्लाइड जोड़ देते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब हम लोग इस बात को समझते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इस बात को हम लोग समझते हैं कि ये कैसे चल रहा है। अब एडिपिक एसिड को हम लोग हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन से रिएक्शन करा रहे हैं। तो एडिपिक एसिड जब हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन से रिएक्शन करता है तो कैसे करता है। देखो ये है हमारा, ये है हमारा हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। ये देखिए, ये 6 CH2 हो गए और ये NH2 है हमारा, ऐसे। इसी तरह से मैंने ये लिख लिया, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, हेक्सा, ठीक है। मिथाइलिन CH2 ग्रुप क्या होता है, मिथाइलिन बोला जाता है, मिथाइलिन। और डाइएमीन, डाइएमीन क्यों, क्योंकि 2 अमीनो ग्रुप है, NH2। अब इसकी रिएक्शन आपने एडिपिक एसिड से करा दी है। एडिपिक एसिड किसी बच्चे को याद ना हो तो मैं याद दिला दूं कैसे मिलता है। ध्यान है सभी बच्चों को, एडिपिक एसिड कैसे मिलता है। सभी बच्चों को याद है एडिपिक एसिड कैसे मिलता है, याददाश्त ठीक है, नहीं तो मैं बताऊं कैसे मिलता है। देखो जरा बच्चों, पहले एडिपिक एसिड लिख लेने दो, फिर बताता हूं, क्योंकि इसमें एक ही खास बात है, मॉलिक्यूल थोड़े बड़े बड़े होंगे, मॉलिक्यूल थोड़े बड़े बड़े होंगे। अब जरा गौर समझो, एडिपिक एसिड, ओ माई सन गो एंड प्ले। ओ ऑक्जेलिक एसिड, सन, ओ माई मैलोनिक एसिड, एक CH2 बढ़ाया, ध्यान है। ऑक्जेलिक एसिड लिखो, उसमें एक मिथाइलिन ग्रुप इंसर्ट करते जाओ, CH2 ग्रुप बीच में, 2 COOH के बीच में एक मिथाइलिन ग्रुप इंसर्ट करते जाओ। ओ ऑक्जेलिक एसिड, माई मैलोनिक एसिड, एक CH2 इंसर्ट कर दिया, सन सक्सिनिक एसिड, 2 CH2 इंसर्ट हो गए, ठीक है। और ओ माई सन गो, गो ग्लूटेरिक एसिड, 3 CH2 इंटर हो गए, और एंड ओ माई सन गो एंड एडिपिक एसिड, 4 CH2 इंसर्ट हो गए। ये देखो इंसर्ट, ये होता है ऑक्जेलिक एसिड, ऐसे। अब ओ, ये हुआ ओ, ये हुआ माई, माई करोगे तो क्या करोगे, इनके बीच में एक CH2 इंसर्ट करा दोगे, ध्यान है। सब बच्चों को ये बताया था। ये देखो, ओ माई सन, सन में एक और इंसर्ट करा दो इनके बीच में, बस नीचे की ओर बढ़ते जाओ, एक एक इंसर्ट कराते जाओ। तो ये क्या आ गया, सक्सिनिक एसिड आ गया, ऐसे। ये सक्सिनिक एसिड है ना, ये सक्सिनिक एसिड ऐसे। ओ माई सन गो एंड एडिपिक एसिड होता है, ये होता है। अब बताओ जरा, एमीन की रिएक्शन यदि एसिड से कराई जाएगी तो क्या होगा। सिंपल सी बात है, ये एमीन है, ये OH को रिप्लेस कर देगा और ये दोनों मिलके क्या निकाल देंगे, वाटर निकाल देंगे। तो इस तरह का एक पॉलीमर आ गया। देखो ये देखिए, NHCO CH2, ठीक है, COOH, और ये क्या है, NH2। ये देखिए, एक यूनिट ये तैयार हो रही है। जरा देखो, ये वाटर निकल जाएगा ना। अरे भैया तुम्हारे साथ रिएक्शन तो कराई थी, प्राइमरी एमीन की कराई है, तो इसका ये निकलेगा, इसका एक हाइड्रोजन निकलेगा, ऐसे करके ये हाइड्रोजन और ये मिलके वाटर निकाल देंगे। और जब ये वाटर निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचा, यदि आप अच्छे से देखो, ये हटा दिया मैंने, तो ये वाटर निकल गया, तो हमारे पास ये चीज आ गई। अब ये बेसिक यूनिट बार बार रिपीट होगी। अब ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन से फिर एमीन रिएक्शन करेगा, है ना। तो ये बेसिक यूनिट बार बार रिपीट होगी, तो इसको ऐसे छोड़ दिया, फ्री। यहां पर भी देखो फ्री छोड़ दिया, और ये इस तरह से कर दिया। ओ ये देखिए ऐसे, ये देखो, ये एक फ्री बैलेंसी लगाई, ये एक फ्री बैलेंसी लगाई। अब इसमें लगा दी पावर n, n का मतलब, क्योंकि ये यूनिट बार बार रिपीट हो रही है। फिर से समझिए कैसे किया मैंने।
आपने एक बार रिएक्शन कराई, ये आ गया, यहाँ पे क्या था NH2, यहाँ पे क्या था COOH। अब ये रिएक्शन बार बार होगी, तो बार बार होगी तो अब आगे क्या जुड़ेगा, दूसरा NH2 जुड़ेगा, है कि नहीं भाई। COOH से क्या अटैच होगा, ये ऐसे है। अब इससे मेरे दोस्त यार दूसरा NH2 अटैच होगा ना, ये इस तरह से, इस तरह से, ये यहाँ पे नहीं है कुछ, तो ये वाटर फिर निकलेगा। तो मैंने इसी को फ्री बैलेंसी के फॉर्म में छोड़ दिया है, जैसे आपको ये पता चल सके कि क्या चीज बार बार हमारी रिपीट हो रही है, क्या चीज बार बार हमारी रिपीट हो रही है, ठीक है कि नहीं। तो जरा बात समझ पा रहे हो क्या होने वाला है। हमें बस एक यूनिट दिखानी है, उस यूनिट की पावर n लगा देनी है, हमें सिर्फ एक यूनिट दिखानी है। एक यूनिट क्या कि जब दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड हो रहा है, तो देखो यहाँ पर जब कंबाइंड हुए तो क्या हुआ, वाटर निकला, और ये देखो हमारा बेसिक यूनिट तैयार हो गया। इसी को हम क्या नाम देंगे, पॉलीमर। यही हमारा पॉलीमर बनके तैयार है। तो जरा गौर समझिए, मैंने पीछे क्या पढ़ाया, ये देखो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया। सबसे पहले पॉलीमर का मतलब क्या है, पॉलीमर का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट का एडिशन, उसको पॉलीमर कहते हैं। सिंपल फॉर्म में इसको समझना हो तो सॉलिड स्टेट समझ लो। यूनिट सेल जब रिपीटेड यूनिट सेल कंबाइंड होते हैं तो क्या बनता था, क्रिस्टल लैटिस। उसी तरह से यहाँ पर है, जब नंबर ऑफ यूनिट कंबाइंड होते हैं तो पॉलीमर बनता है। पॉलीमर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर यूनिट, बहुत सारे मोनोमर यूनिट का कॉम्बिनेशन पॉलीमर है, और इस तरह से पॉलीमर आता है। तो मैंने उसके कुछ एग्जांपल दिए, इथीन कंबाइंड होके पॉलीथीन बनाता है। इसी तरह ये देखो हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन एडिपिक एसिड से कंबाइंड होके ये बना रहा है। अब इसका मोनोमर यूनिट कौन है, जब एक बार कंबाइंड हुआ तो एक मोनोमर यूनिट ये है, एक मोनोमर यूनिट ये। मोनोमर यूनिट का मतलब होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक ये कर रहा है, एक ये कर रहा है, तो ये मोनोमर यूनिट हुए। रिपीटेड यूनिट क्या होता है, पहली बार जब दो मॉलिक्यूल कंबाइन करके जो बनाएंगे वो रिपीटेड यूनिट है। ये देखो बनाया इन्होंने। अब इसमें बस दोनों तरफ से एक एक बैलेंसी फ्री कर देनी होती है, क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूअस आगे बढ़ता चला जाएगा ना, तो ये रिपीटेड यूनिट है। यहाँ पर ध्यान रखिए ये गलत लिखा है, यदि आपने n यहाँ लगा रखा है तो फिर यहाँ नहीं लगाओगे, एक ही जगह तो n लगाओगे। तो ये हमारा क्या है, रिपीटेड यूनिट। द पॉलीमर आर द बैकबोन ऑफ 4 इंडस्ट्रीज सच एज प्लास्टिक, एलास्टोमर्स, फाइबर्स एंड पेंट। ये तो एक मतलब बात हो गई कि पॉलीमर जो होते हैं वो 4 इंडस्ट्री को चलाते हैं। पेंट सारे पॉलीमर होते हैं, प्लास्टिक सारे पॉलीमर होते हैं, फाइबर सारे पॉलीमर्स होते हैं। तो हम लोगों ने पॉलीमर्स की डिफिनीशन कर ली। तो पॉलीमर की डिफिनीशन क्या है, जब नंबर ऑफ बेसिक यूनिट को रिपीट किया जाता है तो पॉलीमर बनते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 2 एग्जांपल भी आपको दे दिए, ठीक है। ये देखो अब आगे आते हैं, अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। तो जरा देखो यार, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमर को जो क्लासिफाई किया गया है वो कितने बेसिस में क्लासिफाई किया गया है। तो जरा देखिए अब पॉलीमर का क्लासिफिकेशन देखिए। सबसे पहले क्लासिफाई करते हैं सोर्स के बेसिस पे। सोर्स के बेसिस पे मतलब पॉलीमर कहाँ मिला है उसके बेसिस पे, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक। अभी इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पॉलीमर 5 तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं। पहला क्लासिफिकेशन का रीजन है सोर्स। सोर्स के बेसिस पे यदि वो नेचर में मिलता है तो नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। स्ट्रक्चर के बेसिस पे कि पॉलीमर का स्ट्रक्चर कैसा होगा उसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई कर दिया है। लीनियर है, ये ब्रांच है ना, ब्रांच है, क्लोज लिंक या नेटवर्क, ये भी डिस्कस किया जाएगा। ये क्या है, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब फोर्स, ये फोर्स के बेसिस पे कि उनके बीच में कौन से फोर्स क्या है अप्लाई होते हैं, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन मतलब उनकी मैकेनिज्म क्या है, बनने का तरीका, मैकेनिज्म के बेसिस पर पॉलीमराइजेशन कि उनकी मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से होता है। और ग्रोथ ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये ग्रोथ के बेसिस पे पॉलीमराइजेशन है। तो देखो ये एक हो गया हमारा, ये दूसरा हो गया हमारा, ये प्यारे बच्चों तीसरा, और ये 4th नंबर और ये 5th नंबर। तो पॉलीमर को हम क्लासिफाई करते हैं 5 तरीके से। कौन कौन से 5, एक नेचर के बेसिस पे मतलब सोर्स के बेसिस पे, एक देखो सोर्स के बेसिस पे, एक उनके बीच में कौन से फोर्सेस लगे हैं फोर्सेस के बेसिस पे, एक उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे कि उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, ठीक है, एक उनकी मैकेनिज्म कैसी होती है और एक उनकी ग्रोथ कैसी होती है। ये देखो
पॉलीमर का क्लासिफिकेशन 5 तरीके से करते हैं। सोर्स के बेसिस पे किया, उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं उसके बेसिस पे किया, वो किस तरह का इंटरेक्शन करते हैं उसके बेसिस पे किया, वो किस तरह की मैकेनिज्म से बनते हैं उसके बेसिस पे, और ये किस तरह की ग्रोथ रखते हैं उसके बेसिस पे। तो क्या हुआ, पॉलीमर्स क्या है, पॉलीमर्स नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको पॉलीमर्स कहते हैं। ठीक है, और पॉलीमर का क्लासिफिकेशन 5 तरीके से करते हैं। कहां मिलता है, सोर्स के बेसिस पे, फोर्स के बेसिस पे, और उनके बीच में जो भी हमारे पास मैकेनिज्म है उसके बेसिस पे, ग्रोथ के बेसिस पे और स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो क्लासिफिकेशन कितनी तरह से करोगे, 5 तरह के। एक सोर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करोगे, एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करोगे, एक फोर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करोगे, एक उनकी मैकेनिज्म के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करोगे कि वो किस तरह से बनते हैं और किस तरह से ग्रोथ करते हैं उसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन करोगे। अब एक एक करके ये हमें सारे पढ़ने हैं, तो चलो एक एक करके इनको पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखो, पहला क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स में सबसे पहला पॉलीमर्स, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जरा देखो, सोर्स के बेसिस पे हम 3 तरह से इसको क्लासिफाई कर पाते हैं। सोर्स के बेसिस पे हम इसको 3 तरह से क्लासिफाई कर पाते हैं, नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर। ये क्या होते हैं इस बात को बताते हैं। तो जरा देखो, हम लोग सोर्स के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं, कि सोर्स के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई किया जाता है। सोर्स के बेसिस पे हम लोग इसको 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं। पहला है हमारा नेचुरल पॉलीमर, दूसरा है हमारा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और तीसरा है हमारा सिंथेटिक पॉलीमर। ये देखो, आप चेक कर लो इसको, ये देखिए, नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है ये बताता हूं। देखो, नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और सिर्फ सिंथेटिक पॉलीमर, इनमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखो, नेचुरल पॉलीमर का मतलब होता है जो नेचर में मिलता है, नेचर में मिलता है। इसको हम बनाते नहीं हैं, ये नेचर में पाया जाता है। हम में से कोई इसको नहीं बनाता है, जो नेचर में पाया जाता है वो नेचुरल पॉलीमर है। जैसे नेचुरल रबर, स्टार्च, है ना, सेल्यूलोज। अभी पीछे बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा क्या है, तो पॉलीसैकेराइड क्या है, पॉलीमर ही तो थे। तो स्टार्च क्या था, पॉलीमर था, नेचर में मिलता है। सेल्यूलोज क्या है, पॉलीमर्स है, नेचर में मिलता है। तो नेचुरल पॉलीमर वो है जो नेचर में मिलते हैं, उनको हम लोग नहीं बनाते। सेमी सिंथेटिक क्या है, नेचर में कोई पॉलीमर मिला, उसमें मैंने कुछ मिला के एक नया पॉलीमर बना दिया। तो जरा देखो, सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, हमारे हाथ कोई नेचुरल पॉलीमर लग गया, जरा समझिए, नेचुरल पॉलीमर रख गया, इसमें हम लोगों ने कोई रेजेंट मिलाया और एक नया पॉलीमर बना लिया और न्यू पॉलीमर फॉर्म कर लिया। ऐसे इस न्यू पॉलीमर का नाम हो जाएगा सेमी सिंथेटिक। क्यों, क्योंकि आधा आपने नेचर का यूज किया है और आधा खुद यूज किया है। तो इसको बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर। जब आप किसी इसको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। जब आप नेचुरल पॉलीमर में कोई रेजेंट डाल दो और एक नया पॉलीमर बना लो तो सेमी सिंथेटिक हो गया। क्यों, आधा हम लोगों ने सिंथेटिक किया है, बाकी नेचर का। अब ये जो होता है वो पूरा का पूरा लैब मेड होता है, लैब मेड पॉलीमर। लैब मेड पॉलीमर बोल दो या मैन मेड पॉलीमर बोल दो, हमारे तुम्हारे थ्रू बनाया गया पॉलीमर, मैन मेड पॉलीमर, मैन मेड पॉलीमर। ये देखो, मैन मेड पॉलीमर, तो जरा समझिए, नेचर में जो पॉलीमर पाए जाते हैं वो नेचुरल पॉलीमर, ठीक है। नेचुरल पॉलीमर में कोई रेजेंट मिला देके नया पॉलीमर बनाया जाए तो सेमी सिंथेटिक, और सिर्फ लैब में बनाया जाए तो सिंथेटिक पॉलीमर। तो सिंथेटिक पॉलीमर जैसे ब्रेकेलाइट, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के रिएक्शन कराने से ब्रेकेलाइट बनता है, ये लैब में बनाते हैं हम, ये लैब में बनाते हैं।
अब हमारे पास रबर है, रबर में कोई रेजन मिला के नया रबर बना दो तो वो क्या हो गया, सेमी सिंथेटिक हो गया। तो जरा पहले तीनों में डिफरेंस समझ पाए कैसे कैसे होता है। नेचुरल पॉलीमर जो नेचर में मिलता है वो नेचुरल पॉलीमर है। नेचुरल पॉलीमर में कोई रेजन डाल के नया पॉलीमर बना दो तो सेमी सिंथेटिक हो गया। आधा सिंथेटिक है, आधा तो नेचर वाला है। और सिंथेटिक जो सिर्फ प्योर लैब में मिले, ठीक है, उसको सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यह देखो, दीज पॉलीमर आर फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल, ये नेचर में मिलते हैं, प्लांट और एनिमल में, ठीक है। जैसे प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, ठीक है, सम रेजिन एंड रबर, ये मैं अभी पीछे पढ़ाया। अमीनो एसिड क्या होते हैं, अमीनो एसिड का पॉलीमराइजेशन करने से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो ये नेचुरल पॉलीमर है ना, आराम से नेचर में मिलता है, हम लोग नहीं बनाते हैं, ठीक है। प्लांट एनिमल के शरीर में बनता है, अपने आप बनता है, हम नहीं बनाते हैं। सेलुलोज, स्टार्च, सेलुलोज का बेसिक यूनिट कौन है, ये भी पूछा जा सकता है कि बेसिक यूनिट कौन है। तो जरा बताओ, प्रोटीन का बेसिक यूनिट कौन होगा, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के बार बार ऐड होने से प्रोटीन बनता है। सेलुलोज का बेसिक यूनिट कौन है, ग्लूकोज। स्टार्च का बेसिक यूनिट कौन है, ग्लूकोज, है ना। तो बेसिक यूनिट भी याद होनी चाहिए। रबर का बेसिक यूनिट कौन है, तो रबर का बेसिक यूनिट होता है आइसोप्रीन। ये देखो 1,4-ब्यूटाडाइन बनाओ, रबर का बेसिक यूनिट ये 1,4-ब्यूटाडाइन बनाया, ये देखो, और इसके एक CH2 पर CH3 लगा दिया, ऐसे, इसको बोलते हैं आइसोप्रीन। ये बेसिक यूनिट होता है किसका, रबर का। रबर का बेसिक यूनिट होता है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का किसी को फार्मूला याद रखना है तो कैसे करोगे, 1,4-ब्यूटाडाइन लिखिए, 1,4-ब्यूटाडाइन लिखिए और दूसरे कार्बन पर CH3 लगा दीजिए, आइसोप्रीन आ जाए। अब जरा देखो, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर किसको बोलोगे, तो सेमी सिंथेटिक क्या हुआ, देखो, दीज आर द पॉलीमर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल पॉलीमर। ऐसे पॉलीमर जो नेचुरल पॉलीमर से मिलते हैं। इसका मतलब क्या है, नेचुरल पॉलीमर में कोई रेजन डाल के हम नया पॉलीमर बना रहे हैं। जैसे देखो ये सेलुलोज नाइट्रेट, ठीक है, ये देखिए सेलुलोज एसीटेट, सॉरी सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट। सेलुलोज नाइट्रेट को गन पाउडर भी कहते हैं, गन कॉटन भी कहते हैं, गन कॉटन भी कहते हैं सेलुलोज नाइट्रेट को। ये क्या है, ये मेन मेड पॉलीमर है। नेचर का पॉलीमर मिला, सेलुलोज नेचुरल पॉलीमर है, उसमें हमने रेजन डाला और नया पॉलीमर बना दिया, इसीलिए इसका नाम क्या हुआ, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर जो सिर्फ लैब में बनेंगे, दीज आर, देखो, मैन मेड पॉलीमर्स, है ना, ये हम लोगों के थ्रू बनाए जाते हैं। जैसे ये देखो, प्लास्टिक पॉलीइथाइलिन। अब पॉलीइथाइलिन या नायलॉन 66, ये हम लोगों के पॉलीमर है। कैसे बनते हैं, मैं देखो थोड़ा सा एक एग्जांपल भी दे देता हूं। पॉलीइथाइलिन का एग्जांपल अभी हम लोगों ने पीछे दिया था, ये देखो, ये इथाइलिन है, हमने n नंबर ऑफ इथाइलिन ले लिए, और n नंबर ऑफ इथाइलिन ले लिए तो एक बॉन्ड ब्रेक करो, भाई फ्री बैलेंसी बनाओगे ना, रिपीटिशन करना है ना, तो एक बॉन्ड ब्रेक कर दो। अब एक बॉन्ड ब्रेक करोगे तो यही तो आया, अब ये आया, बस इसी की पावर n लगा दो, और ये देखो पॉलीमर हो गया। समझ रहे हो कैसे लिखा जाता है, पहले लिखना समझो। क्या किया, मॉलिक्यूल लिखा, उसका एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया। ब्रेक कैसे करोगे, फ्री रेडिकल के फॉर्म में ब्रेक करोगे, और उस फ्री रेडिकल को वैलेंसी के फॉर्म में दिखा दिया। यदि वो पूछता है कि ये जो पॉलीमर है इसका नाम होता है पॉलीइथीन, जरा समझिए, किसी ने मेरे से पूछा पॉलीइथीन का मोनोमर यूनिट कौन है, ये है। पॉलीइथीन का रिपीटेटेड यूनिट कौन है, ये। जो प्रोडक्ट लिखा होता है वही रिपीटेटेड यूनिट होता है, उसी को बार बार रिपीट करते चले जाओ, मतलब CH2 लगाते चले जाओ, बन गया, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारे कैसे हैं, सिंथेटिक पॉलीमर है। इथीन मिला, उसमें मैंने कोई रेजेंट डाला, कैटलिस्ट डाला और उसको पॉलीमराइज कर दिया। तो क्लासिफिकेशन इन बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स के बेसिस पे तीन तरह से क्लासिफाई किया गया है, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक। नेचुरल का मतलब जो नेचर में पाए जाते हैं, सेमी सिंथेटिक का मतलब नेचुरल पॉलीमर में कोई रेजेंट मिला दो और नया पॉलीमर बना दो तो सेमी सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब वो लैब में बनाया गया हो, मेन मेड पॉलीमर हो, ठीक, इसको कहते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो है एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल कौन सा होता है, जैसे नेचुरल पॉलीमर के एग्जाम्पल कौन है, ये देखो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा।
इनमें से कौन सा पॉलीमर नेचुरल पॉलीमर है, इनमें से कौन सा पॉलीमर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है। तो नेचुरल पॉलीमर में ऑप्शन दे दिया अमीनो एसिड में, सॉरी ऑप्शन दे दिया प्रोटीन, ठीक है, प्लास्टिक, ऑप्शन इस तरह से दे दिए। तो आपको पता होना चाहिए कि यार प्रोटीन जो है वो नेचर में मिलता है, हम लोग नहीं बनाते, ठीक है। हमारे शरीर में, प्लांट के शरीर में, एनिमल के शरीर में अपने आप मिलता है, हम थोड़ी बनाते हैं। इसके बाद जरा देखिए, अब देखो क्लासिफिकेशन इन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, मतलब मैकेनिज्म के बेसिस पे कि पॉलीमराइजेशन में किस तरह से करते हैं। ये हमारा सेकंड हो गया, यहाँ 2 लिखा है, थर्ड लिखा है, इसको सेकंड हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। पॉलीमराइजेशन इन बेसिस ऑफ मोड ऑफ प्रोसेस, पॉलीमराइजेशन मोड ऑफ प्रोसेस मतलब मैकेनिज्म ऑफ प्रोसेस। तो देखो इसके बेसिस पे हम 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं, 2 कैटेगरी। ये देखिए, जब हम लोग पॉलीमराइजेशन करते हैं मैकेनिज्म के बेसिस पे इसको क्लासिफाई करते हैं, तो मैकेनिज्म के बेसिस पे 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है एडिशनल पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन, और एक होता है क्या, इसमें नहीं लिखा अभी, पीछे लिखा होगा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एक होता है क्या, एडिशन पॉलीमराइजेशन, और एक होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहां गया, चलो कोई बात नहीं, मैं अभी ढूंढ दूंगा। ये देखो, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कैसे होता है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं आपके लिए। देखिए, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे हम इसको 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं। कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं जरा देखिए, एक होता है एडिशन, एक होता है कंडेंसेशन। तो पहले दोनों को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर तो आपको एक एग्जांपल ही चाहिए, एडिशन और कंडेंसेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब जरा देखो यार, एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या है, ये मैकेनिज्म के बेसिस पे पॉलीमराइजेशन को क्लासिफाई किया गया। तो जरा गौर से इन बातों को समझिए, देखिएगा मैकेनिज्म के बेसिस पे 2 तरह से पॉलीमराइजेशन को क्लासिफाई किया गया है, एक एडिशन पॉलीमराइजेशन, एक कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, मोनोमर यूनिट जो होते हैं, मोनोमर यूनिट जो होते हैं वो आपस में ऐड होते हैं और मिलके क्या बना देते हैं, पॉलीमर बना देते हैं। कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल इससे रिमूव नहीं होता है। इनमें क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, नो एटम मॉलिक्यूल आर रिमूव्ड, ड्यूरिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग आर रिमूव्ड, आर रिमूव्ड ड्यूरिंग प्रोसेस, रिमूव ड्यूरिंग प्रोसेस। एक्चुअल में आज ये पावर पॉइंट पे पढ़ा रहा हूँ, पीपीटी पे पढ़ा रहा हूँ। जनरली क्या होता है, नोट फाइल पे पढ़ाते हैं, अलग अलग वो है सॉफ्टवेयर है, तो नोट फाइल बहुत स्मूथ चलता है। पीपीटी हम लोग पढ़ाते नहीं तो उसमें स्मूथ नहीं चलता है, इसलिए थोड़ी सी टेंशन हो रही है। तो जरा देखो, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन 2 तरह से, एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या है, सिर्फ मॉलिक्यूल ऐड होंगे, सिर्फ बॉन्ड ब्रेक होंगे, कुछ निकलेगा नहीं, कुछ निकलेगा नहीं। जैसे ये देखो, एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल देता हूं, जैसे ये था, ये हमारे पास n नंबर ऑफ इथीन है, अब n नंबर ऑफ इथीन ऐसे ऐड हो गए और ये देखो आपने क्या बना दिया, पॉलीथीन बना दिया। अब आप जरा बताओ, आपने क्या कोई चीज निकाला है, यहाँ पे क्या है CH2, यहाँ पे क्या है CH2, पूरा देखो CH2 लिखा है, कोई निकला नहीं। तो ये एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल है। एडिशन पॉलीमर का मतलब होता है डायरेक्ट ऐड हो जाना, कोई चीज रिमूव ना होना। ड्यूरिंग द प्रोसेस ना कोई एटम रिमूव होगा, ना कोई मॉलिक्यूल रिमूव होगा,
सिर्फ बॉन्ड ब्रेक होंगे, सिर्फ बॉन्ड ब्रेक होंगे। जैसे ये देखिए, एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मेरी बात को आप अच्छे से समझ सके। जैसे ये देखो यार, ये ब्यूटाडाइन है, ये देखो, और इस पर आपने क्या लगा दिया, CH3। जैसे ही CH3 लगाया तो ये देखो क्या बन गया, ऐसे, ये ऐसे बन गया। अब इसी को हम क्या कर रहे हैं, पॉलीमराइज करा दे रहे हैं, इसके n नंबर ऑफ यूनिट को, इसके n नंबर ऑफ यूनिट को। अब देखो कैसे कराया जाता है, तो पहले तो फ्री रेडिकल बनाओ। मैंने आपको कहा था जब भी पॉलीमराइजेशन कराना है तो फ्री रेडिकल बना लो, तो सारे फ्री रेडिकल बन गए ऐसे। अब ये आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि इनसे तो कुछ जुड़ नहीं सकता है। ये देखिए, डरना नहीं, मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। अब यहां पर एक फ्री बैलेंसी थी, तो जरा इसको सही कर देता हूं। ये देखिए, ये देखो ऐसे, ये ऐसे। अब जरा देखो, इसको आपने क्या किया, ये जो फ्री रेडिकल है इसको फ्री बैलेंसी में कन्वर्ट कर दिया। इसको क्या किया आपने, फ्री बैलेंसी में कन्वर्ट कर दिया। इसको फ्री बैलेंसी में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी फ्री बैलेंसी में कन्वर्ट कर दिया, इस तरह से, इस तरह से। अब इसी की पावर n लगा दी। ये होता है नेचुरल रबर। ये क्या है, ये हमारी नेचुरल रबर है। नेचुरल रबर का फार्मूला है कौन सा, ये वाला। अब जब देखो मैंने किया क्या है, गौर समझिएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन में मैंने बॉन्ड ब्रेक किया, ऐसे आ गया। अब ये पॉलीमराइज होता रहेगा लेफ्ट से राइट, और ये दोनों आपस में मिलके ये बना देंगे। तो जरा बताओ, पूरे मॉलिक्यूल में मैंने क्या कुछ निकाला है? जब हमने पॉलीमराइजेशन किया तो कुछ निकाला नहीं, तो ये एडिशन पॉलीमराइजेशन। और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है? ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन, ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, ठीक है, एटम्स या मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जैसे वाटर, अल्कोहल, अमोनिया एसेट्रा रिमूव। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या है? जिसमें क्या हो, जब आप पॉलीमराइजेशन करो तो कुछ रिमूव हो जाए। जैसे प्रोटीन, प्रोटीन में आप क्या करते थे, प्रोटीन में आप वाटर निकाल देते थे, ध्यान है, अमीनो एसिड वाटर निकाल के पॉलीमराइजेशन करके प्रोटीन बनाता था, ठीक है। आप स्टार्च में क्या करते थे, एमाइलोज में क्या करते थे, एमाइलोपेक्टिन में क्या करते थे, सेलुलोज में क्या करते थे, दो अल्कोहल जब मिलाते थे तो वाटर निकाल देते थे, है। तो वो सब क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, मैकेनिज्म के बेसिस पे। मतलब कुछ ऐसा, मतलब कुछ ऐसा। ये देखो, एक मिनट, जगह मिल गई यहाँ पे आपको बता देता हूँ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कैसा था। ये देखो, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का जरा एग्जांपल समझो आप, किस तरह से काम करता है, ठीक है। जैसे ये देखिए, हमने क्या किया, अमीनो एसिड ले लिया, ये हमारा एक अमीनो एसिड था। अमीनो एसिड तो याद है यार, कल ही पढ़ाया है। अब एक और अमीनो एसिड ले लिया। हम सिर्फ एक यूनिट बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, क्यों, ये देखो, और ये हमारा वाटर निकल गया। इस तरह, ये देखिए। अब जब वाटर निकल गया तो क्या बचा, NH2 CHR CO NH CHR CO OH। अब ये तो तुमने यार डाइमर बना दिया है, हमें तो पॉलीमर चाहिए। तो पॉलीमर चाहिए तो देखो क्या हो रहा है, ये बार बार कम रिएक्शन कर रहा है, तो एक बैलेंसी यहां से फ्री करा दो, एक बैलेंसी यहां से फ्री करा दो ऐसे करके, और एक बैलेंसी इसकी फ्री करा दो। ये बैलेंसी फ्री हुई और ये बैलेंसी फ्री। यही दो बैलेंसी क्यों फ्री कराई, क्योंकि यही दो बैलेंसी तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। जो रिएक्शन में बैलेंसी पार्टिसिपेट कर रही होती है उन्हीं को फ्री कराया जाता है, और जो प्रोडक्ट बनता है वही रिपीटेड यूनिट होता है।
ये वैलेंसी पार्टिसिपेट कर रही तो ये फ्री कराई, इसकी वैलेंसी पार्टिसिपेट कर रही तो ये फ्री कराई। अब इन्हीं पे ये लगा दिया और ये पॉलीमर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? पॉलीमर। और ये पॉलीमर कौन है? प्रोटीन। ऐसा ये देखिए, ये हमारा क्या है? प्रोटीन पॉलीमर है। इस तरह से आया, ये देखिए है। तो हमें कैसे पॉलीमराइजेशन करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम पॉलीमराइजेशन करेंगे कैसे। तो मैंने बताया कि पॉलीमराइजेशन दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक मैकेनिज्म के बेसिस पे पॉलीमराइजेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन का मतलब है मॉलिक्यूल ऐड होंगे तो कोई मॉलिक्यूल निकलेगा नहीं, कोई एटम निकलेगा नहीं, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का मतलब है ड्यूरिंग द प्रोसेस मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा। जब पॉलीमराइजेशन हो रहा होगा तो कहीं वाटर निकलेगा, अमोनिया निकलेगी, अल्कोहल निकलेगा, कुछ ना कुछ निकलेगा, तो वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। जनरली आप इस तरह के पॉलीमराइजेशन भी खूब पढ़ते हो, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल में तो जितने थे वो सब इसी तरह के थे। अब जब देखिए हम लोगों ने एडिशन के बेसिस पे पॉलीमर को क्लासिफाई किया। अब ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एडिशन पॉलीमराइजेशन या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन दो तरह से डिवाइड हो जाता है, होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर्स का मतलब क्या होता है? कोपॉलीमर्स का मतलब क्या होता है, जरा समझो। होमोपॉलीमर्स जब हमारी दोनों बेसिक यूनिट सेम हो। हमारे पास यदि एक ही बेसिक यूनिट है तो होमोपॉलीमर्स। वन टाइप ऑफ मोनोमर्स। यदि हमारे पास एक ही टाइप का मोनोमर्स है तो होमोपॉलीमर्स। कोपॉलीमर्स का मतलब क्या होता है? कोपॉलीमर्स का मतलब होता है जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स हो। टू मोनोमर्स मिनिमम। जैसे गौर से समझिएगा, जब आपने इथीन से पॉलीइथीन बनाया तो जरा बताना कितने टाइप के मोनोमर्स हैं? सिर्फ एक टाइप का मोनोमर्स है ना, तो ये कैसा होगा? ये होमोपॉलीमर का एग्जांपल होगा। क्यों? आपके पास एक ही टाइप का मोनोमर था। तो देखो, द एडिशन पॉलीमर फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ ए सिंगल मोनोमरिक यूनिट। यदि किसी के पास सिंगल मोनोमेरिक यूनिट है तो वो होमोपॉलीमर है। यदि दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल का पॉलीमराइजेशन हो रहा है तो वो कोपॉलीमर है। जैसे प्रोटीन मोनोपॉलीमर है। क्यों? सिर्फ अमीनो एसिड का पॉलीमराइजेशन चल रहा है, दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ अमीनो एसिड है, तो वो क्या है? मोनोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर है। और यदि दो डिफरेंट टाइप के होंगे तो कोपॉलीमर बोला जाएगा। दो डिफरेंट टाइप के बेसिक यूनिट पॉलीमराइजेशन करेंगे तो कोपॉलीमर बोला जाएगा। अब ये एग्जांपल आगे आएंगे। ये देखो, द पॉलीमर मेड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ टू डिफरेंट मोनोमर्स आर कॉल्ड कोपॉलीमर। कोपॉलीमर जैसे ब्यूना एस, ब्यूना एन। अभी ये बताया जाएगा। पहले देखो मोनोपॉलीमर का एग्जांपल। ये कौन सा पॉलीमर है? चेक करो, ये किसका एग्जांपल है? होमोपॉलीमर का एग्जांपल है, होमोपॉलीमर। क्यों? ये देखो, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, ये कोपॉलीमर, सॉरी बच्चों, ये तो कोपॉलीमर का एग्जांपल हो गया, है कि नहीं? ये देखो, एक मॉलिक्यूल कौन है? एक मॉलिक्यूल है 1,3 ब्यूटाडाइन। और दूसरा मॉलिक्यूल कौन है? दूसरा मॉलिक्यूल है हमारा एक्रोनाइट्राइल। एक्रोनाइट्राइल को ही हम कहते हैं विनाइल नाइट्राइल। ये क्या है? विनाइल नाइट्राइल है, ठीक है। ये देखो, विनाइल नाइट्राइल है, इसी को बोला जाता है एक्रोल नाइट्राइल। ये देखिए, अब पॉलीमराइजेशन हुआ। पॉलीमराइजेशन बहुत सिंपल रिएक्शन है। कैसे होगा? देखिए, एक फ्री रेडिकल यहां बना, यहां बना, यहां बना, यहां बना, ये दोनों आपस में मिलके बॉन्ड बना लेंगे। ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, एक फ्री रेडिकल यहां बन गया और एक यहां बन गया, तो ये मिलके बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। और ये आगे की ओर खिसक जाएगा, तो देखो यही हुआ। ये देखो डबल बॉन्ड आ गया,
ये फ्री वैलेंसी चली जा रही है, ठीक है, गौर से देखिएगा, एक ये फ्री वैलेंसी, ये और ये मिलके डबल बॉन्ड, ये फ्री वैलेंसी इसके साथ ऐड हो गई, तो देखो ये वाली फ्री वैलेंसी ये है, ये इसके साथ ऐड हो गई, ये है, अब ये वाली फ्री वैलेंसी में कन्वर्ट हो गया और ये ब्रांच के फॉर्म में लग गया, ठीक है। तो ये क्या है, ब्यूटाडाई इन एक्रोनाइट्राइल कोपॉलीमर। कोपॉलीमर क्यों है, इसी को ब्यूना एन कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, ब्यूना एन। ये सिंथेटिक रबर है, सेमी सिंथेटिक, ये क्या है, सेमी सिंथेटिक रबर है, सेमी सिंथेटिक रबर। जरा समझिए क्या किया है, बात समझ पाए कैसे मैकेनिज्म हुई भाई, इस तरह से है। मैंने आपको कहा था सबको फ्री रेडिकल बना दिया करो, और कॉर्नर वाले फ्री रेडिकल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फ्री वैलेंसी में। 1,3 ब्यूटाडाइन को मैंने ऐसे लिख लिया, एक्रोलीन को मैंने ऐसे लिख लिया, ये देखो, अब इनको ऐड कर दो, तो यार ये तो डबल बॉन्ड बना लेंगे, बीच में कहीं पर आया तो डबल बॉन्ड, ये फ्री वैलेंसी में कन्वर्ट, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट, अब ये इसके साथ ऐड होंगे और ये फ्री वैलेंसी में कन्वर्ट, ऐसे, अब यही पावर लग गई, ये पॉलीमर हो गया इस तरह से, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना, दो नहीं एक होगा, ऐसे, एक मिनट, ये तो अब मेरी बात को आप समझ पा रहे हो क्या हुआ है, किस तरह से मैकेनिज्म चलती है। तो अब बताओ इसके बेसिक यूनिट क्या सेम है, ये कौन है 1,3 ब्यूटाडाइन, ये कौन है एक्रोल नाइट्राइल, क्या ये दोनों सेम मॉलिक्यूल है, नहीं। तो जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल यूज होंगे तो कोपॉलीमर, और सेम मॉलिक्यूल यूज होंगे तो होमोपॉलीमर। ये देखिए, ये हो गया, ये हो गया, अच्छा अब ये किसका एग्जांपल है, जरा देखो, पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइन, पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइन, इसी को क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन ये एल है, आई नहीं है। टेफ्लॉन इज ए मैन्युफैक्चर बाय हीटिंग टेट्राफ्लोरोइथीन विद फ्री रेडिकल या पर सल्फेट कैटलिस्ट एट हाई प्रेशर। ये देखिए लिखा है, ये क्या लिखा है 2, ये क्या लिखा है 2, ये डबल बॉन्ड है, ये है CF, ये है CF और ये है N। कैसे हो रहा होगा आपको मैंने बताया, ये क्या लिखा है CF2, फ्री रेडिकल बना दिया, फ्री रेडिकल बना दिया। अब क्या दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है कि यही एक मॉलिक्यूल है, यही एक मॉलिक्यूल है जो बार बार क्या होगा, पॉलीमराइज होगा। तो ये क्या कर दोगे, इसको फ्री वैलेंसी कर दिया, इसको भी फ्री वैलेंसी कर दिया, और यही बार बार आपस में ऐड होता रहेगा। इसी को क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन बोलते हैं। ये देखो, और टेफ्लॉन का फार्मूला क्या होता है, कॉमन नेम देखो ये है फार्मूला, वैसे क्या नाम है, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। अब जरा बताओ ये होमोपॉलीमर है या फिर कोपॉलीमर है, तो यार ये होमोपॉलीमर का एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि इसका मोनोमर सिर्फ एक है, दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स नहीं है। अब इट इज यूज्ड इन सील, गैस्ट्रिक, नॉन स्टिक, सरफेस कोटेड, ठीक है। अब एक और पॉली एक्राइल, ठीक है, नाइट्राइल, ये देखो विनाइल नाइट्राइल का पॉलीमराइजेशन करा दिया है। तो विनाइल नाइट्राइल के पॉलीमराइजेशन में क्या दो डिफरेंट मॉलिक्यूल यूज हुए हैं, अकेला यही यूज हुआ है, ये विनाइल नाइट्राइल है। जरा समझिए इस तरह से, मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूं। अब इसका पॉलीमराइजेशन हुआ, तो पॉलीमराइजेशन करने के लिए पहले क्या करोगे, इनको फ्री रेडिकल बना दो, ये देखो ऐसे आया। अब इसी को फ्री वैलेंसी में कन्वर्ट कर दो, तो जब आप इसी को फ्री वैलेंसी में कन्वर्ट कर दोगे तो ये ऐसे आ जाएगा NCH2CH फ्री वैलेंसी Cl, ऐसे। ये देखो ये क्या होगा, पॉलीमर, ये देखो पॉली एक्राइल नाइट्राइल, इसी को क्या कहते हैं, पैन,
N, ये देखो, ठीक है। इस तरह से हमारा आ गया। किसमें यूज किया जाता है? यूज जरा ध्यान रखिए, ये देखो, लकड़ी को बनाने में यूज किया जाता है, फाइबर और लॉन। अच्छा, कॉमन नेम भी याद रखिएगा। देखिए, जो दूसरा टफ काम है आपके लिए वो कॉमन नेम है। क्लासिफिकेशन बहुत इजी है, बच्चे कर लेते हैं। किसका क्या कॉमन नेम है, किसका क्या मोनोमर यूनिट है, ये बातें की जाती हैं, पूछी जाती है। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टीज ऑफ कोपॉलीमर फ्रॉम होमोपॉलीमर। पॉली एसिटाइरिन इज इजिली ब्रेकेबल। अच्छा, ये सब तो मान लो चीजें लिखी। अब रबर, अब मेरे से बताओ जरा, रबर किस तरह का पॉलीमर है? होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है? तो यार ये होमोपॉलीमर होगा ना। क्यों? रबर का बेसिक यूनिट ये होता है CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CS डबल बॉन्ड CH2, मतलब 1,3 ब्यूटाडाइईन में आप क्या कर दो, इस पर CH3 लगा दो ऐसे। ये देखो, इसी का कॉमन नेम क्या होता है? आइसोप्रीन होता है। आइसोप्रीन, ये इसका मोनोमर है। किसका? रबर का। नेचर में जो रबर पाई जाती है उसका मोनोमर है। अब इसी का तुम पॉलीमराइजेशन करा दो। ये देखो, ये आइसोप्रीन है। अब आइसोप्रीन का आपने क्या किया? पॉलीमराइजेशन करा दिया। तो पॉलीमराइजेशन कराओगे तो ये कैसा है? होमोपॉलीमर है। अब होमोपॉलीमर है तो आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ बैलेंसी हटा देनी है। तो एक यहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा। ये फ्री बैलेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फ्री बैलेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड बना लेगा। ये देखो, ये देखो डबल बॉन्ड आ गया, ये फ्री बैलेंसी में कन्वर्ट हुआ, ये फ्री बैलेंसी में कन्वर्ट हुआ। पावर कितनी लग गई? पावर लग गई N, और ये पॉलीमराइजेशन हो गया। और इस पॉलीमराइजेशन में जो बनता है उसको नेचुरल रबर कहते हैं। नेचुरल रबर कहते हैं। अब ये बात हमसे पूछी जाती है कि नेचुरल रबर का मोनोमर्स कौन है, बेसिक यूनिट कौन है? तो उसका बेसिक यूनिट कौन है? ये क्या है? एस्प्रिन। नॉमेनक्लेचर भी पूछा जा सकता है, हो सकता है वो हमको फंसाने के लिए ऐसा दे दे, इसका नॉमेनक्लेचर दे दे। तो नॉमेनक्लेचर तो कर लोगे ना यार। नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे? देखो, ये पहले तो सही लिख दूं, नॉमेनक्लेचर करिए। 1 2 3 4, तो क्या हुआ? 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन। तो हो सकता है ये बोला जाए, इसी को क्या कहते हैं? आइसोप्रीन बोलते हैं। ये देखिए, और ये भी क्या है? होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। अब नेचुरल रबर जब कॉम्बिनेशन करती है तो यहां पर एक अच्छा पॉइंट है, ये डबल बॉन्ड आया है, चेक करो। अब ये डबल बॉन्ड कैसा है? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो नेचुरल पॉलीमर का जो डबल बॉन्ड होता है वो सिस ज्योमेट्रिकल शो करता है या ट्रांस ज्योमेट्रिकल शो करता है? तो क्वेश्चन को बहुत टफ करना होगा तो ये भी पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान रखिए, सिस, ये देखो लिखा है नेचुरल पॉलीमर इज ए लीनियर 1,4 एडिशनल पॉलीमर। ये सब मैं पहले बता चुका हूं आपको। एंड द डबल बॉन्ड ऑफ नेचुरल पॉलीमर आर सिस। ये 1,4 एडिशन आइसो। तो ध्यान रखना, ये सिस पॉलीमर बनाते हैं, सिस टाइप का। ये देखो, इस तरह से वो चलते चले जाते हैं। अब जरा देखिए एग्जांपल ऑफ कोपॉलीमर। कोपॉलीमर क्या होते हैं? जब दो डिफरेंट बेसिक यूनिट आपस में कंबाइंड होते हैं। तो ये देखो, व्हेन टू एंड मोर देन टू डिफरेंट बेसिक यूनिट ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म पॉलीमराइजेशन, कोपॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन कैन बी मेड नॉट ओनली बाय द चेन ग्रोथ, पॉलीमराइजेशन बाय स्टेप ग्रोथ। ये तो मैकेनिज्म की बात लिखी है। अब जरा देखो, ये क्या है? ये है 1,3 ब्यूटाडाइईन, ब्यूटा सॉरी 1,3 ब्यूटाडाइईन। ये देखिए, और ये क्या है? इसका कॉमन नेम होता है स्टायरीन। ये देखिए कहीं लिखा होगा, ये देखिए, है ना? इसका कॉमन नेम क्या है? स्टायरीन। ये देखो, अब ये करेंगे तो कैसे करेंगे? फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। ये डबल बॉन्ड बना देंगे, एक फ्री बैलेंसी है, ये फ्री बैलेंसी इससे अटैच होगी क्यों? दो अलग अलग है।
तो ये इससे अटैच हो गई, तो ये फ्री वैलेंसी में कन्वर्ट हुआ। तो क्या क्या आया देखो, फ्री वैलेंसी CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री वैलेंसी, और ये लटक जाएगा। ये देखो यही आया है, ये देखो डबल बॉन्ड लग गया, चेक करो अच्छे से, डरने की बात नहीं, बहुत सिंपल होता है। देखो CH2 CH2 ये वाला फ्री, कॉर्नर वाला फ्री रेडिकल फ्री वैलेंसी में कन्वर्ट हुआ, बीच में दो फ्री रेडिकल अगल बगल बॉन्ड आ गए तो डबल बॉन्ड बन गया। फिर देखो CH2 ये वाला CH2, फिर ये दोनों आपस में ऐड हो गए, ये CH आ गया, फिर ये फ्री वैलेंसी में कन्वर्ट हो गया और ये ब्रांच के फॉर्म में आ गया। ये मोनोमर यूनिट और ये मोनोमर यूनिट अलग अलग है, इसीलिए ये कोपॉलीमर के एग्जाम्पल है। और इसको बोलते क्या है, एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, SBR, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। ये आपके लिए थोड़ा काम की बात है, आप हमेशा इस तरह के नाम को जरूर याद रखें कि ये जो SBR है ये किसका कॉम्बिनेशन है। यही पूछा जाएगा कि SBR रबर का मोनोमर यूनिट बताओ, तो SBR रबर का मोनोमर यूनिट कौन है, ये और ये है। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट एडिशनल पॉलीमर, कुछ एडिशनल पॉलीमर के प्रिपरेशन बता दिए उन्होंने। प्रिपरेशन क्या है, पॉलीइथाइलिन, पॉलीइथाइलिन, देयर आर टू टाइप ऑफ पॉलीइथाइलिन आर गिवन। पॉलीइथीन बनाने का अभी मैंने मेथड बताया था, मगर दो तरह से पॉलीइथीन बनाई जा सकती है। कैसे कैसे बनाई जा सकती है, इस बात को समझो। लो डेंसिटी पॉलीइथीन, इसी को कहते हैं DALDP, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान रखिएगा। लो डेंसिटी पॉलीइथीन, तो लो डेंसिटी पॉलीइथीन क्या होता है, कब मिलता है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन अंडर हाई प्रेशर। कितना हाई प्रेशर, 1000 to 2000, अरे एटमॉस्फेयर एटेंड टेम्परेचर 350 to 750 इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। इट केमिकली इनर्ट एंड फ्लेक्सिबल, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब आप इथीन को 1 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखोगे और कम से कम 350 से लेके 550 के बीच के टेम्परेचर पे जाकर हीट करोगे, तो जो पॉलीथीन बनेगा वो जो होगा लो डेंसिटी का पॉलीथीन होगा। पॉलीथीन एक ही जैसा बनेगा, केमिकली दोनों एक ही जैसे होंगे, मगर उनकी फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग होगी। मतलब बनेगा यही NCH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक। अब ये पॉलीमराइज हो गया पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो जब पॉलीमराइज होगा तो मोनोमर यूनिट, ये फ्री रेडिकल बना, ये फ्री रेडिकल बना, और यही फ्री रेडिकल क्या हो गया, फ्री वैलेंसी में कन्वर्ट। तो केमिकली तो एक ही जैसा दिख रहा है, चेक करो, केमिकली तो यही आया, मगर इसकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। इसकी प्रॉपर्टी क्या अलग है, ये केमिकली इनर्ट है, फ्लेक्सिबल है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब ये पढ़ो, हाई डेंसिटी पॉलीइथीन, ये भी पॉलीइथीन है, ये भी पॉलीइथीन है, मगर ये हाई डेंसिटी का पॉलीइथीन है, मतलब HDP है, वो LDP था। HDP कैसे पाया जाता है, इट इज फॉर्म व्हेन एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन टेक प्लेस इन ए हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जेटर नाटा जिंगलर नाटा कैटलिस्ट। जिंगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, इसको सही कर देता हूं। देखो यहां लिख देता हूं, आपने एल्युमिनियम पढ़ा होगा, जरा बता सकते हो एल्युमिनियम की कितनी बैलेंसी होती है, 3। तो तीनों बैलेंसी में आप C2H5 लगा दो, C2H5, तो ये क्या हो गया, ट्राई इथाइल एल्युमिनियम प्लस इसी में डाल दो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है इसी को कहा जाता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसका फार्मूला भी पूछते हैं कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है। तो क्या है, एल्युमिनियम की 3 बैलेंसी को हटाना है, उस 3 फ्री बैलेंसी में क्या लगाना है, C2H5। तो ट्राई इथाइलिन एल्युमिनियम प्लस TiCl4, ये पूरा मिलके जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है। इस कैटलिस्ट को बनाने के लिए दोनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था 63 में, 1863 में। समझ लो, एक कैटलिस्ट बनाने पे नोबेल प्राइज मिला था। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है। क्यों? क्योंकि ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में यूज होता है। इससे क्या होता है जरा देखिएगा, ये क्या करता है, हाई टेम्परेचर पर जब आप करते हो तो क्या हो रहा है, ये पढ़िए, प्रेशर कम रखना पड़ रहा है, 6 to 7 एटमॉस्फेयर, आल्सो केमिकली इनर्ट एंड मोल्ड, ये ज्यादा हार्ड होता है। तो ये रिएक्शन और ये रिएक्शन, दोनों रिएक्शन एक है, दोनों में पॉलीमर बनेगा, दोनों का केमिकली एक जैसा है, मगर दोनों की फिजिकल स्ट्रेंथ में अलग अलग है। एक बहुत हार्ड होगा, एक बहुत सॉफ्ट होगा, एक की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, एक की डेंसिटी कम होगी। तो कभी कभी ये पूछा जाता है, लो डेंसिटी पॉलीमर कैसे बनता है, हाई डेंसिटी पॉलीमर कैसे बनता है। तो लो डेंसिटी पॉलीमर बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा रखना होता है, 1000 से 2000 एटमॉस्फेयर। जबकि हाई डेंसिटी पॉलीमर बनाने के लिए आपको प्रेशर ज्यादा नहीं रखना है, ये कैटलिस्ट डालना है, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। ये क्या होता है, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट होता है ट्राई इथाइल एल्युमिनियम प्लस टाइटेनियम क्लोराइड। तो ये पूछा जाता है हाई डेंसिटी पॉलीमर बनाने के लिए इनमें से कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, या फिर पॉलीथीन या फिर इथीन का पॉलीमराइजेशन ये जिगलर-नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में किया जा रहा है। तो किस तरह का पॉलीमर बनेगा, ठीक है, लो डेंसिटी पॉलीथीन बनेगा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनेगा, कैसा बनेगा, तो पूछेंगे तो हमको बताना पड़ेगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। और ये कौन सी रिएक्शन है, ये सब एडिशनल पॉलीमर है, होमोपॉलीमर है। आगे बढ़ जाओ, कंडेंसेशन पॉलीमर, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन आर फॉर्म बाय द रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट बाइफंक्शनल ट्राइफंक्शनल मोनोमर यूनिट, ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ सम स्मॉल मॉलिक्यूल, ये सब मैं बता चुका हूं कि कुछ मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, जैसे वाटर, अल्कोहल, हाइड्रोजन क्लोराइड एक्सेट्रा। अब इसके इन्होंने एग्जांपल बताए, एग्जांपल ऑफ पैरालीन, डेक्रॉन, लैलॉन 66, लैलॉन 6, ये कैसे एग्जांपल है देखो इन्होंने दिया। ये एडिपिक एसिड है, अभी पीछे पढ़ाया था, और इसकी रिएक्शन कराई गई है हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, अभी मैंने इसको निकाला था। ये क्या है, लैलॉन 66 का एग्जांपल है। लैलॉन 66 क्यों बोलते हैं, क्या कोई बच्चा बता सकता है कि इसको लैलॉन 66 क्यों बोल रहा है? तो देखो ये 6 यूनिट है और ये भी टोटल मिलके 6 कार्बन है। ये देखो 6 कार्बन इसके पास भी है, 6 कार्बन इसके पास भी है, इसलिए 6 है। और यहां क्या हुआ है, वाटर का रिमूवल हुआ है, इसका OH और इसका H मिलके वाटर निकाल देंगे, इस तरह का लिंकेज आ जाएगा। यहां पर देखो, ये देखो, और इसी को फिर हम लोगों ने फ्री बैलेंसी में कर दिया, इस तरह वाला फ्री बैलेंसी कर दिया, उधर फ्री बैलेंसी कर दिया। ये मैं पीछे पढ़ा के आया हूं। तो ये क्या है, लैलॉन 66, ऐसे पूछा जाता है। इनमें से लैलॉन 66 का बेसिक यूनिट कौन है, तो तुम्हें याद होना चाहिए कि भाई जो एडिपिक एसिड होता है और हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन होता है, वो लैलॉन 66 का बेसिक यूनिट है। तो ध्यान रखना, आपको क्या तैयार रखना है, क्लासिफिकेशन बहुत इजी है, आपको तैयार रखने ये एग्जांपल। क्लासिफिकेशन, पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ बेसिक यूनिट ऐड हो जाते हैं, उसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन, सोर्स के बेसिस पे, नेचुरल, नेचर में मिलने वाले, सेमी सिंथेटिक, नेचर में जो पॉलीमर मिले उसमें कुछ रिएजेंट मिला दो और नया पॉलीमर बना दो, सेमी सिंथेटिक। सिंथेटिक सिर्फ लैब में बनाओ, सिंथेटिक हो गया, खत्म हो गया। अब इनके एग्जांपल याद रखना है। फिर रिएक्शन के बेसिस पे डायरेक्ट ऐड हो रहे हैं, एडिशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर का मतलब है एडिशन होने में कुछ मॉलिक्यूल रिमूव हो जाए, तो कंडेंसेशन पॉलीमर। ये तो बहुत इजी है, मगर कौन किसका एग्जांपल है, उस एग्जांपल का मोनोमर कौन है, ये पूछा जाता है, तो इस पर ज्यादा फोकस रखो। जैसे ये नैलॉन 66 का मोनोमर यूनिट कौन है, तो ये इनमें नैलॉन 66 का रिपीटिशन यूनिट कौन है, ये लैलॉन 66 का केमिकल फार्मूला क्या है, ये। तो ये बातें आपको ज्यादा याद रखनी, ये क्वेश्चन में आनी। ये देखिए, क्लासिफिकेशन इन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब ये थर्ड पार्ट, इसको मैंने थर्ड कर दिया। अब आप क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे कर रहे हो, स्ट्रक्चर के बेसिस पे कर रहे हो।
यदि हम इनके स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो क्लासिफिकेशन इन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ये थोड़ा इजी है। लीनियर पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन चल रहा है, उसमें कोई ब्रांच नहीं है, बस सीधा पॉलीमराइजेशन होता चला जा रहा है, पॉलीमराइजेशन होता चला जा रहा है, कोई ब्रांच नहीं है। जैसे सेलुलोज का पॉलीमराइजेशन कराया था, यदि थोड़ा सा ध्यान हो, सेलुलोज छोड़ दो, प्रोटीन का पॉलीमराइजेशन कराया था, अमीनो एसिड आपस में ऐड होते चले जाते हैं लीनियरली, यदि वो भी भूल गए हो तो जैसे अभी एनिलीन के इसका पॉलीमराइजेशन कराया था, इथीन का, इथीन का यदि आप पॉलीमराइजेशन कराओ मेरे प्यारे बच्चों, तो जरा बताना कि क्या इसमें कहीं आप ब्रांच में भी पॉलीमराइजेशन करा रहे हो? हम सिर्फ स्टेट चेन पॉलीमराइजेशन करा रहे हैं। या नेचुरल रबर, नेचुरल रबर का भी हम लोगों ने पॉलीमराइजेशन कराया ऐसे, ये देखो, ये नेचुरल रबर है। अब कैसे कराओगे? ये फ्री वैलेंसी, ये फ्री वैलेंसी, यहां पर डबल बॉन्ड, कॉर्नर पे फ्री वैलेंसी कर दो, और यदि दो फ्री रेडिकल अगल बगल आ जाए तो वहां डबल बॉन्ड बना दो। ये क्या है? नेचुरल रबर। अब देखो ये पॉलीमराइजेशन चला जा रहा है, क्या ये लीनियर पॉलीमराइजेशन है? यस भाई, सिर्फ स्टेट चेन पॉलीमराइजेशन हो रहा है, इसको कहते हैं 1D पॉलीमराइजेशन, इसी को 1D पॉलीमराइजेशन कहते हैं। These polymerization consist a long and straight chain. The example of high density polymer, ये high density polymer होते हैं, high density polythene, polyvinyl chloride, polystyrene, ठीक है, इसी को 1D कहते हैं। ये देखो लिखा है वन डायमेंशनल पॉलीमर कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही लाइन में पॉलीमराइजेशन चला जाता है। फिगर के फॉर्म में इसको इस तरह से दिखा देते हैं, क्योंकि कार्बन जो बनना है ये देखो ऐसे दिखा देते हैं, तो ये तो एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। तो क्या हुआ? स्ट्रक्चर के फॉर्म में तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं। पहला लीनियर पॉलीमराइजेशन, लीनियर पॉलीमराइजेशन या 1D पॉलीमराइजेशन, ये बहुत सिंपल है, इसमें करना कुछ नहीं है, बस पॉलीमराइजेशन एक स्टेट चेन में चल रहा हो, ब्रांच में पॉलीमराइजेशन ना हो रहा हो, सिर्फ स्टेट चेन में पॉलीमराइजेशन हो रहा हो, तो हम उसको लीनियर पॉलीमराइजेशन कहते हैं। जैसे देखो पॉलीथीन, नेचुरल रबर, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC होता है। बस यहाँ पर क्या कर लो, Cl लगा लो, मैं लिख देता हूँ, देखिए आगे हम लोगों के पास जगह है यहाँ पे, ये देखो पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड ये होता है, ये देखो ये है विनाइल क्लोराइड। अब प्यारे बच्चों करना कुछ नहीं है, हमने आपको एक ही बात पढ़ाई है, फ्री रेडिकल बनाओ। तुमने इसका फ्री रेडिकल बनाया, इसका फ्री रेडिकल बना लिया, ऐसे, ये क्या कर रहा है ना? अब इसी को बस बैलेंसी के फॉर्म में दिखा दो, क्योंकि यही तो जुड़ता चला जाएगा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, मतलब गलत बना है। क्या गलत बना है जरा बता सकते हो? एक फ्री रेडिकल और 4 बैलेंसी दिखा रखी है, तो बुरा नहीं मानेगा वो, यहाँ पर भी गलत है ना? तो ये देखो, अच्छा यहाँ पर भी तो गलत है, ये देखो दोस्त। अब ये क्या है? ये बोला जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब जरा देखो पॉलीविनाइल क्लोराइड को क्या बोलते हैं? PVC। आप लोगों ने ये नाम बहुत सुना होगा, PVC, प्लास्टिक होती है ना, PVC प्लास्टिक है या नहीं? तो ये प्लास्टिक का पॉलीमर है PVC। ये देखो पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब बताओ ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है कि नहीं? जो पॉलीमराइजेशन चल रहा है वो सीधे सीधे चला जा रहा है, क्या ब्रांच में पॉलीमराइजेशन आ रहा है? नहीं। तो ये कैसा है? लीनियर पॉलीमराइजेशन है, ये सब लीनियर पॉलीमराइजेशन है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टायरीन अभी पीछे पढ़ाया था। अब जरा देखो ब्रांच चेन पॉलीमराइजेशन। ब्रांच चेन पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या हुआ? अब 2 डायमेंशन चलेगा, लीनियर भी चलेगा और ब्रांच में भी पॉलीमराइजेशन चलेगा, लीनियर भी चलेगा और बीच बीच में ब्रांच में भी पॉलीमराइजेशन आएगा। थोड़ा सा याद करो, ये आपको आता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन में क्या होता था? 1,4 एडिशन ग्लूकोज का होता चला जाता था, बीच बीच में कहीं कहीं पर, रेगुलर नहीं, बीच बीच में कहीं कहीं पर 1,6 एडिशन हो जाता था, तो 1,6 एडिशन होके ब्रांच बना देता था, एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोपेक्टिन ब्रांच पॉलीमर का ही एग्जाम्पल है। दिस पॉलीमराइजेशन कंटेन
लीनियर चेन पॉलीमराइजेशन हैविंग सम, ये देखो यहां से पकड़ो, हैविंग सम ब्रांचेस, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी लो होती है, और जबकि यहां पर देखो क्या लिखा है, इनकी डेंसिटी हाई होती है। ये देखो ये हाई डेंसिटी के होते हैं। लीनियर पॉलीमराइजेशन की पैकिंग स्ट्रांग होती है, इसलिए हाई डेंसिटी के होते हैं। जब आप ब्रांच पॉलीमराइजेशन कराते हो तो ब्रांच में पॉलीमराइजेशन होने की वजह से, और रेगुलर नहीं होता है, सम ब्रांचेस बीच बीच में होता है, जिसकी वजह से उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। ये देखो ये एक लीनियर पॉलीमराइजेशन चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, इसमें से कहीं कहीं पर ब्रांच में पॉलीमराइजेशन हो गया है, कहीं कहीं पर ब्रांच में पॉलीमराइजेशन हो गया है। इसका बेस्ट एग्जांपल जो आप समझ सकते हो वो है क्या, एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन हमने बेस्ट एग्जांपल क्यों बोला है, उसका एक रीजन है, ये पीछे करा चुका हूं, तो दिमाग में बात चढ़ेगी कि लगातार 1,4,1,4 लिंकेज चल रहा था, बीच बीच में कहीं पर 1,6 लिंकेज आ रहा था, तो एमाइलोपेक्टिन ब्रांच पॉलीमराइजेशन है, और ये 2 डायमेंशनल पॉलीमराइजेशन होता है। क्यों, लीनियर के साथ साथ बीच में ब्रांच में भी आ रहा है। क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन या नेटवर्क पॉलीमराइजेशन या 3 डायमेंशनल पॉलीमराइजेशन। अब क्या हो, अब तीनों डायमेंशन में हो, स्टेट में भी हो रहा हो कुछ इस तरह से, लीनियर भी हो रहा हो, ब्रांच में भी हो रहा हो, और ऊपर की ओर भी हो रहा हो। नेटवर्क पॉलीमराइजेशन, दीज आर फॉर्म्ड बाय, ऐसा कब मिलेगा, जब आपका ग्रुप बाईसाइक्लिक हो, ये देखो बाईफंक्शनल, ट्राईफंक्शनल मोनोमर हो, contain strong covalent bond between various linear polymerization chain, for example brachyolite, melamine etc. these are polymer, ठीक है, सम फॉलोइंग, और ये 3 डायमेंशनल पॉलीमराइजेशन होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि अब ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा, और रेगुलर चलेगा, तो ब्रांच नेटवर्क पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल आपको देता हूं, क्योंकि एग्जाम्पल दूंगा तो समझ में आएगा, क्योंकि ये वाले एग्जाम्पल आपने नहीं पढ़े, अभी तक मैंने इसका कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है। देखता हूं एग्जाम्पल इसका है कहाँ पे, ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आएगी। 1 मिनट रुकिए, अभी हम एग्जाम्पल ढूंढते हैं। ये देखिए इस तरह का एग्जाम्पल हमारे पास ये होता है, ब्रैकेलाइट आया है ना, हाँ आगे देखो ब्रैकेलाइट का फिगर कहाँ है, 1 मिनट पर, ये अच्छा, ये देखिए, ये देखो यार प्यारे बच्चों, बड़ा कर देता हूं, ये जो है नेटवर्क पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है। कैसे, देखो फिनॉल की रिएक्शन, ये हमारा फिनॉल है, ये हमारा क्या है, फिनॉल, फॉर्मल्डिहाइड से कराई है, तो कैसे होगी जरा मैं बताता हूं। देखो ये फॉर्मल्डिहाइड है, ऐसे पहले इस पे प्रोटॉन अटैक करेगा, तो जब प्रोटॉन अटैक करेगा तो ये इस तरह का इस तरह का इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल कैसा हो गया, ये देखो यही तो हो गया। अब फिनॉल क्या होता है, आर्थो पैरा डेरिवेटिव होता है, तो देखो आर्थो पे लग गया, पैरा पे लग गया, और ये अब यही चीज हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये थोड़ा सा गलत बना है, एक बार करा दिया, फिर दोबारा करा दिया, फिर तिबारा करा दिया, ऐसे, फिर और करा दिया, तो सभी की सभी आर्थो पैरा पोजीशन फिल हो गई। ये प्लस नहीं है, एरो है, सभी की सभी आर्थो पैरा पोजीशन क्या हो गई, फिल हो गई, ये आ गया। अब इसने पॉलीमराइजेशन स्टार्ट किया, तो जरा देखो सबसे पहले यदि सिर्फ आर्थो वाला करता है तो ये देखो स्टेट चेन चली जा रही है, इसको नोवेक कहते हैं, NOVOLAC, ये लीनियर पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है, लीनियर पॉलीमराइजेशन। अब मेरी बात समझिएगा आप अच्छे से, यदि सिर्फ आर्थो वाला पॉलीमराइजेशन करे तो ऐसे करता चला जाएगा, ठीक है, मगर यदि आर्थो और पैरा दोनों मिलके करें तो ऐसे करते चले जाएंगे। अब ये क्रॉस लिंक हो गया, इधर भी पॉलीमराइजेशन चल रहा है, इधर भी पॉलीमराइजेशन चल रहा है, और जबकि ये क्या है, sp3 होने का मतलब ये क्या है, 3 डायमेंशनल है, तो अब ये 3 डायमेंशनल वो हो गया, पॉलीमराइजेशन हो गया।
इधर भी पॉलीमराइजेशन चल रहा है और ब्रांच में भी पॉलीमराइजेशन रेगुलर चल रहा है, क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन हो गया, एकदम जाली टाइप की बनने लगी। तो ये क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन है और इसी को क्या कहा जाता है, ये जो पॉलीमर आ रहा है ये ब्रैकेलाइट है। ये क्या है, ब्रैकेलाइट है। ब्रैकेलाइट पॉलीमर है, ये देखो ऐसे बनता है। तो ब्रैकेलाइट पॉलीमर के मोनोमर कौन होते हैं, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। ब्रैकेलाइट पॉलीमर के मोनोमर कौन होते हैं, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। यदि ये सिर्फ लीनियर पॉलीमराइजेशन करेंगे तो ऐसे करेंगे, ठीक है, मगर जब ब्रांच पॉलीमराइजेशन करना होता है तो ये इधर लीनियर करता चला गया, ये नीचे की ओर लीनियर करता चला गया, इस तरह से। आर्थो वाला ऐसे चला जा रहा है और पैरा वाला ऐसे चला जा रहा है, दोनों साइड में उन्होंने क्या कर दिया, ब्लॉकिंग कर दी। और जो कार्बन बीच में बनना है वो sp3 है, इसी वजह से वो 3 डायमेंशनल बोला जाता है। तो 3 डायमेंशनल पैकिंग हो जाती है हमारी। और ये देखो मैंने इसका एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया। तो हम लोगों ने पढ़ाया, ये देखो हम लोग यहाँ पर, तो जरा इस बात को हम लोगों ने इस जगह पे पढ़ाया, ये देखिए। तो बात क्या बताई, 3 तरह का क्लासिफिकेशन हो गया, 2 तरह का क्लासिफिकेशन और बता देंगे, चैप्टर खत्म। तो गौर समझिए, हम आपको एक बार रिवाइज करा रहे हैं क्योंकि हम सोच रहे हैं कि आप जब क्लास से उठो तो आपके दिमाग में बेसिक सब छप जाए। पहला, पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है, मोनोमर यूनिट का एडिशन करना पॉलीमराइजेशन। अच्छा, पॉलीमराइजेशन को क्लासिफाई कैसे किया गया है, सोर्स के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, फोर्स के बेसिस पे, ठीक है, मैकेनिज्म के बेसिस पे और ग्रोथ के बेसिस पे। सोर्स के बेसिस पे कि नेचर में मिलता है तो नेचुरल पॉलीमराइजेशन, जो नेचुरल पॉलीमराइजेशन मिला उसमें रेजेंट मिला के नया पॉलीमराइजेशन कर दो, नया पॉलीमर बना दो तो सेमी सिंथेटिक, और सिर्फ लैब में पॉलीमर बनाओ तो सिंथेटिक। सोर्स के बेसिस पे ये हो गया। फिर आई बात किसकी, फिर आई बात मैकेनिज्म के बेसिस पे। मैकेनिज्म के बेसिस पे 2 तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है, एडिशनल पॉलीमर, कंडेंसेशन। जब मोनोमर यूनिट सिर्फ ऐड होते रहते हैं, कुछ नहीं निकालते हैं तो एडिशन पॉलीमर। जब मोनोमर यूनिट ऐड होते हैं और कुछ निकाल देते हैं, कोई मॉलिक्यूल निकाल देते हैं तो कंडेंसेशन पॉलीमर। फिर हम लोगों ने बताया किसके बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। स्ट्रक्चर के बेसिस पे लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर क्या होता है, सिर्फ एक ही लाइन में पॉलीमराइजेशन करते समय जाते हैं। ब्रांच पॉलीमर, बेसिकली ये एक लीनियर पॉलीमर का ही एग्जांपल है, पहले लीनियर चल रहा होगा मगर बीच बीच में कहीं पर ब्रांच में भी पॉलीमराइजेशन हो रहा होगा तो उसको ब्रांच पॉलीमर कहते हैं। क्रॉस लिंक पॉलीमर क्या होता है, क्रॉस लिंक पॉलीमर का मतलब हुआ दोनों साइड एक साथ पॉलीमराइजेशन होना, लीनियर भी हो और ब्रांच में भी हो रहा हो, जैसे ब्रैकेलाइट है ना ये। अब इसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन इन बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, 4 नंबर, ओ सॉरी ठीक, हाँ। अब जरा देखो यार, क्लासिफिकेशन किसकी, ये क्या हो रहा है, 1 मिनट प्यारे बच्चों। अब जरा इसको देखिए, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स। अब फोर्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, तो फोर्स के बेसिस पे 4 तरह से क्लासिफाई किया जाता है। यदि हम फोर्स की बात करें तो फोर्स के बेसिस पे इनको 4 तरह से क्लासिफाई करते हैं। पहला, एलास्टोमर्स। एलास्टोमर्स क्या होते हैं, जब इनके बीच में बहुत वीक फोर्सेस जनरेट होते हैं, वंडरवाल फोर्सेस, बहुत वीक वंडरवाल फोर्सेस, तो हम उसको एलास्टोमर्स कहते हैं। These are rubber-like solid with elastic properties and the polymer chain are held together by the weak, ये main point है, held together by the weakest van der Waals force interaction। एलास्टोमर्स में क्या होता है, बहुत वीक van der Waals फोर्स होते हैं जिसकी वजह से इनके पास इलास्टिसिटी होती है, और रबर इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो इलास्टोमर्स फोर्स के बेसिस पे हम कैसे डिफाइन करते हैं, 4 तरह से डिफाइन करते हैं इलास्टोमर्स, ठीक है। फिर हम लोग बताएंगे तो इलास्टोमर्स क्या होते हैं, जब फोर्स उनके बीच में बहुत ही वीक van der Waals फोर्सेस हो। उसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या है, हर तरह की रबर इसका एग्जाम्पल है। रबर ब्यूना एस, ये भी एक रबर है, ब्यूना एन, ये भी एक रबर है, और नियोप्रीन, ये हमारी नेचुरल रबर है, नियोप्रीन। अभी बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या होता है। देखो ये नियोप्रीन का एग्जाम्पल है, मैं करके दिखाता हूं, आप लोग जरा समझिएगा।
देखो ये क्या होता है, इसको हर बच्चा जानता है, 1,4-ब्यूटाडाइन 1,3-ब्यूटाडाइन होता है। अब 1,3-ब्यूटाडाइन में गौर समझिएगा, 1,3-ब्यूटाडाइन में ये हाइड्रोजन हटा दो, इस हाइड्रोजन की जगह CH3 लगा दिया तो नेचुरल रबर बनेगा। इसको बोलते हैं आइसोप्रीन, इसको बोलते हैं आइसोप्रीन, आइसोप्रीन। और बनाता क्या है, नेचुरल रबर। ठीक, अब जरा देखो, यदि आपने इसी तरह से बनाया फिर से 1,4-ब्यूटाडाइन, दोनों को मैं इसलिए बता रहा हूं जैसे कंफ्यूजन ना है। ये देखो 1,3-ब्यूटाडाइन है, अब इसमें फिर मैंने एक वैलेंसी फ्री की, और यहां पे लगा दिया सीरियल। तो जब Cl लगा देते हो तो इसको बोलते हैं नियोप्रीन। ये देखो, तो जरा समझना, 1,3-ब्यूटाडाइन में यदि सेकंड नंबर पे CH3 लगाओगे तो आइसोप्रीन आएगा। वो नेचुरल रबर का मोनोमर होता है। जब CH3 की जगह Cl लगाओगे तो उसको नियोप्रीन बोला जाता है। ये देखो, ये यही चीज लिखी है, नियोप्रीन। और ये क्या होता है, ये जो होता है नियोप्रीन रबर होता है, ये नियोप्रीन, इसका पॉलीमर बोला जाता है। ठीक है, तो बात समझ रहे हो, ये नियोप्रीन लिखा है और पॉलीमराइजेशन हुआ है। तो नियोप्रीन पॉलीमराइजेशन कर रहा है या नेचुरल रबर पॉलीमराइजेशन कर रहा है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। नियोप्रीन ये होता है, इसका पॉलीमराइजेशन किया तो ये आया। तो पॉलीमराइजेशन करने का मेथड दोनों का डिट्टो सेम है। अब नेक्स्ट ये देखो, फाइबर्स फोर्स के बेसिस पे 4 तरह से क्लासिफाई किया गया है। एलास्टोमर्स, जिनके बीच में वीकेस्ट फोर्स हो, फाइबर्स, जिनके बीच में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स हो। These are the polymer which have quite strong intermolecular forces such as hydrogen bond. सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होता है। ड्यू टू strong intermolecular forces of attraction, polymers are high tensile strength और least elasticity। ठीक है, क्योंकि इनके फोर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फोर्स के थ्रू बंधे होते हैं। अब यहां पर आप बात पकड़ो, ये कहां लिखा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां लिखा है, देखना यार बच्चों जी, ये बात पकड़ो। यदि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन होनी चाहिए ना। इसका मतलब FON से अटैच हाइड्रोजन होना चाहिए और साथ में FON होना भी चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन तो जानते हो ना, FON से अटैच हाइड्रोजन हो और बगल में FON होना भी चाहिए, क्योंकि FON से अटैच हाइड्रोजन FON के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। FON से अटैच हाइड्रोजन FON के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो पहली बात, FON से अटैच होना चाहिए और FON अगल बगल भी होना चाहिए, तभी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएगा और तभी वो फाइबर्स होगा। यदि कहीं तुमसे पूछा जाए इनमें से कौन सा फाइबर्स का एग्जाम्पल है, तो सबसे पहले उसके मॉलिक्यूल को देखो, क्या वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, तब आप उसको बोलोगे हाँ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो इस तरह का मॉलिक्यूल है, जैसे एग्जाम्पल पढ़िए, पॉलीएमाइड, पॉलीएस्टर। अब पॉलीएमाइड पॉलीएस्टर में इस तरह का ग्रुप आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। कैसे, ये देखो, ये यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, पॉलीएस्टर, पॉलीएमाइड क्या होगा, इसी तरह का तो होगा, एमाइड ग्रुप ये होता है, एस्टर ये होता है। ये देखो, एमाइड में क्या है, हाइड्रोजन किससे अटैच है, नाइट्रोजन से अटैच है, बगल में क्या है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती। इसमें क्या है, ऑक्सीजन तो यहां मिल गया, यदि हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ऐसा कैसे होता है, देखो अभी आपको आगे पता भी चलेगा, एग्जाम्पल दिए होंगे कहीं। अच्छा, एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर बाद आएंगे, तो पहले हम इसको और डिफाइन कर लेते हैं।
थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। फोर्स के बेसिस पे 3 पार्ट। पहला एलास्टोमर्स, वीकेस्ट फोर्स होते हैं। दूसरा फाइबर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं बिटवीन द 2 मोनोमर्स यूनिट। अब थर्मोप्लास्टिक, these are the polymer in which intermolecular force of attraction between those of elastomers and fibers। थर्मोप्लास्टिक में क्या होते हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो एलास्टोमर्स और फाइबर्स के बीच के होते हैं। मतलब बहुत ज्यादा ये वीक भी नहीं होते और बहुत ज्यादा ये स्ट्रांग भी नहीं होते, उनके बीच के जो फोर्सेस होते हैं उनको बोला जाता है थर्मोप्लास्टिक। These are the neither very strong nor very weak, have no cross link between the chain। These are the linear and straight branch long chain polymer which capable of softening and heating and hardening on cooling। ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? which capable of softening on heating and hardening on cooling। उसका रीजन है, अभी आएगी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ये पॉइंट और ये पॉइंट जस्ट अपोजिट है, तो ये पूछा जाता है। थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है, जब उनको हीट करोगे तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, और जब आप उनको कूल करोगे तो वो फिर से हार्ड हो जाएंगे। द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड मतलब पीवीसी, पॉलीस्टायरीन का मतलब होता है पीएस, पॉलीस्टायरीन, ठीक है, और वो होता है पॉलीथीन। पॉलीथीन का फिगर हम कई बार बना चुके हैं, इसलिए मैंने इस पर फोकस नहीं कराया। ये पॉलीथीन का फिगर है। विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड मतलब पीवीसी, पीवीसी का फिगर अभी हम पीछे बना के गए कैसे होता है। अब जरा देखो डी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या? दीज पॉलीमर्स आर क्रॉस लिंक्ड और हैवी ब्रांच्ड पॉलीमर। वो क्रॉस लिंक पॉलीमर नहीं थे थर्मोप्लास्टिक, और ये क्रॉस लिंक पॉलीमर है। which on heating, देखो जरा, which on heating undergo extensive cross link between the different polymers chain due to give 3-dimensional network solid and again become infusible। These cannot be reused। Some common example of brachylide, urea, formaldehyde, resin। इसका मतलब बता देता हूँ क्या है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, लीनियर पॉलीमर होते हैं। लीनियर पॉलीमर होते हैं, और लीनियर पॉलीमर होने की वजह से जब उनको हीट करोगे तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे, जब उनको कूल करोगे तो वो हार्ड हो जाएंगे। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होते हैं नेटवर्क पॉलीमर होते हैं। नेटवर्क पॉलीमर समझ पाए? क्रॉस लिंक पॉलीमर, जो अभी स्ट्रक्चर के बेसिस पे पढ़ाया था। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो तीसरा वाला क्लास था 3 डायमेंशनल पॉलीमर, उन्हीं को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं फोर्स के बेसिस पे। तो ये क्रॉस लिंक पॉलीमर होते हैं। यदि इनको तुमने हीट कर दिया तो ये बढ़ जाएंगे, मतलब एक शेप ले लेंगे, उसके बाद दोबारा ये अपनी पुरानी शेप में नहीं आएंगे। जब इनको ठंडा करोगे दोबारा वो रीयूज नहीं होते हैं, दोबारा अपनी पुरानी शेप में नहीं आते हैं, दोबारा अपनी पुरानी शेप में नहीं आते। अब बात है इनके एग्जाम्पल कौन होंगे, तो इनके एग्जाम्पल तुम ना ढूंढो, इनके एग्जाम्पल ऐसे ढूंढा करो कि जितने भी क्रॉस लिंक पॉलीमर है वो सब थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल है। क्रॉस लिंक कैसे है वो अपने आप समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है कि चेन ऐसे भी जानी है, चेन ऐसे भी जानी है, मतलब एक्स एक्सिस पे भी चेन जानी है, वाई एक्सिस भी चेन जानी है। तो यदि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे चेन जानी है तो उस मोनोमर के पास कम से कम 2-3 फंक्शनल ग्रुप तो होने चाहिए ना। जैसे ये देखो ब्रैकेलाइट, पीछे पढ़ाया। ब्रैकेलाइट क्या होता है? फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है, और जब ये फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है तो इस तरह से बनता है। सॉरी, इस तरह से। इस तरह ऐसे। तो क्या हुआ, इधर भी पॉलीमराइजेशन चल रहा है, इधर भी पॉलीमराइजेशन चल रहा है। तो जितने भी क्रॉस लिंक पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं वो सब थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल। तो थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल पूछा जाए तो तुम क्रॉस लिंक पॉलीमर का एग्जाम्पल ढूंढो, ठीक है। जैसे ये देखो ब्रैकेलाइट, ब्रैकेलाइट ये बना, इधर भी पॉलीमराइजेशन चल रहा है, इधर भी पॉलीमराइजेशन चल रहा है, और इधर भी पॉलीमराइजेशन चल रहा है। जैसे ये देखो रेजिन, रेजिन कौन है? यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है,
यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड यूरिया का कॉम्बिनेशन हुआ है, इधर भी पॉलीमराइजेशन चलेगा और नीचे भी पॉलीमराइजेशन चलेगा। तो जरा देखिए, हाँ अब हम लोग कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ ग्रोथ। लास्ट है ये क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन इन बेसिस ऑफ ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्लासिफिकेशन आप जानते हो वो क्या है, जरा देखो। द एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर आर आल्सो रिफर्ड एज ए चेन ग्रोथ पॉलीमर एंड स्टेप ग्रोथ पॉलीमर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म। ये जो आपका ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है ये नया टर्म है। पुराने जमाने में जो एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन था उन्हीं को नए जमाने में हम लोग बोलते हैं ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन वन स्टेप है और ग्रोथ पॉलीमराइजेशन जो है नंबर ऑफ ग्रोथ स्टेप है, कई स्टेपों में किया जाता है। एडिशन एक बार ऐड हो जाना और फिर एक एक करके ऐड होना, एक एक करके ऐड होना स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है, और एक साथ ऐड होना ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो इस पर हमें ज्यादा फोकस नहीं करना है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, समरी उठाते हैं। पॉलीमराइजेशन का मतलब मोनोमर यूनिट का एडिशन। कितने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन? सोर्स के बेसिस पे। सोर्स के बेसिस पे 3 क्लास है, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक। नेचुरल का मतलब जो नेचर में पाए जाते हैं वो नेचुरल पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक का मतलब जो नेचुरल पॉलीमर में कुछ मिला दो और नए पॉलीमर बन जाए तो सेमी सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब लैब में बनाए गए पॉलीमर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे 3 पार्ट, लीनियर, ठीक है, ब्रांच और क्रॉस लिंक। लीनियर जब पॉलीमराइजेशन एक ही लाइन में हो रहा हो, लीनियर पॉलीमर। जब पॉलीमराइजेशन एक ही लाइन में हो रहा हो मगर बीच बीच में ब्रांच में भी पॉलीमराइजेशन हो जाए तो ब्रांच पॉलीमराइजेशन। जब पॉलीमराइजेशन रेगुलर लीनियर भी हो रहा हो, ब्रांच में भी हो रहा हो, 2 डायमेंशनल हो रहा हो, तो वो क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन। ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे। मैकेनिज्म के बेसिस पे 2 तरह से, एडिशन, कंडेंसेशन। मॉलिक्यूल डायरेक्ट ऐड हो रहे हैं, कोई एटम मॉलिक्यूल रिलीज नहीं हो रहा है तो एडिशन पॉलीमर। यदि एडिशन करने पर क्या हो रहा है, वाटर या अल्कोहल या कुछ मॉलिक्यूल निकल रहा है तो कंडेंसेशन पॉलीमर। फिर इसके बाद हम लोग चले जाते हैं फोर्स के बेसिस पे। फोर्स के बेसिस में 4 तरह से क्लासिफिकेशन किया है। एलास्टोमर, जिनके बीच में वीकेस्ट वंडरवाल फोर्स होते हैं वो एलास्टोमर। जिनके बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं उनको फाइबर्स कहते हैं। और एलास्टोमर्स और फाइबर्स के बीच के फोर्स जिनके पास होते हैं उनको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक को इस तरह से कम समझ के इस तरह से ज्यादा समझना कि ये लीनियर पॉलीमराइजेशन होते हैं, पैकिंग वाला लीनियर पॉलीमराइजेशन होते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमराइजेशन जो होता है उसी को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। अब इसके बाद जरा समझो टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन पॉलीमराइजेशन जो होते हैं वो किस तरह की रिएक्शन से पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो जरा देखो। एडिशन ग्रोथ चेन या एडिशन पॉलीमराइजेशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ये आप जानते हो, हमें कुछ नहीं करना। एडिशन पॉलीमराइजेशन अभी पीछे पढ़ा रखा है। इन एडिशन पॉलीमराइजेशन द मॉलिक्यूल ऑफ सेम मोनोमर यूनिट और डिफरेंट मोनोमर यूनिट ऐड टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर। This mode of polymerization lead to increase the chain length through the formation of either free reaction या ionic space। free reaction नहीं, free radical होगा, free radical या ionic space। Polymerization of ethene to polyethene consist of heating a mixture of ethene with benzoyl peroxide। ये सब बातें मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। अब इन्होंने बताया कि ये मैकेनिज्म करते कैसे। तो तुमने पेरोक्साइड लिया तो पेरोक्साइड का बॉन्ड ऐसे ऐसे ब्रेक हो गया। हमने क्या लिया है, बेंजोइल, ठीक है। ये क्या लिखा है, पेरोक्साइड लिखा है, बेंजोइल पेरोक्साइड, ये देखो। और इसको हमने हीट कर दिया। तो जब तुम हीट करते हो तो पेरोक्साइड लिंकेज वीक लिंकेज है, ब्रेक हो गया, ऐसे आ गया। अब ये फर्दर ब्रेक हो गया, ये ऐसे, ये ऐसे। तो ये देखो फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। कौन सा फ्री रेडिकल, C6H5 फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल देखो हमारे पास आया अटैक करने। ये क्या है, स्टेरीन है। ये है C6H5 डबल बॉन्ड CH, ये है ऐसे। तो अब ये अटैक करेगा, ठीक है। और ये आपस में क्या कर लेंगे, एडिशन कर लेंगे ऐसे। अब एडिशन कर लिया तो ये आ गया। अब आप लोगों ने एक बात पढ़ी होगी,
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हाइड्रोकार्बन में, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन में, प्रोपोगेशन स्टेप, इनिशिएशन स्टेप और टर्मिनेशन स्टेप। ये तो इनिशिएशन स्टेप हो गए। जब फ्री रेडिकल सिर्फ राइट में मिलते हैं तो वो इनिशिएशन स्टेप होता है। प्रोपोगेशन स्टेप वो होता है जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों में फ्री रेडिकल मिले। लेफ्ट और राइट दोनों में फ्री रेडिकल मिल रहा है तो प्रोपोगेशन, सिर्फ राइट में फ्री रेडिकल मिल रहा है तो इनिशिएशन, और सिर्फ लेफ्ट में फ्री रेडिकल मिल रहा है तो टर्मिनेशन। तो देखो ये इनिशिएशन स्टेप हुआ, ये प्रोपोगेशन स्टेप है। अब इसमें लेफ्ट राइट दोनों में फ्री रेडिकल हमें मिल रहा है। ये फ्री रेडिकल था, ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, ये फ्री रेडिकल बनाया है। अब ये भी रफ करना पड़ेगा फिर तो। ये देखो बच्चों, ये फ्री रेडिकल है और ये फ्री रेडिकल अपना ऐड होता चला जा रहा है, फिर फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। टर्मिनेशन में दो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइंड होकर चैन को खत्म कर देते हैं। ये एक फ्री रेडिकल है और ये एक फ्री रेडिकल है, आपस में कंबाइंड हो गए, चैन खत्म हो गई। तो ये इन्होंने मैकेनिज्म बताई है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बता चुके हैं, उसी को नए जमाने में स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ये देखो अभी मैंने पीछे पढ़ाया था। अब ये क्या है, इथाइलिन ग्लाइकॉल है। इथाइलिन ग्लाइकॉल को आपने क्या किया है, टरफैलिक एसिड से रिएक्शन कराई है। अब बस वाटर निकालते जाओ, ये अल्कोहल है, ये एसिड है, अल्कोहल और एसिड मिलके क्या करते हैं, वाटर निकाल देते हैं। अब ये पॉलीमराइजेशन चलता चला जाएगा। इसी को टायरलीन या ड्रेकॉन कह रहे हैं, कॉमन नेम याद रखिएगा। ये मैं पीछे ही पढ़ा चुका हूँ, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, प्रिपरेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। हाँ, अब कुछ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के प्रिपरेशन देख लो, एग्जांपल देख लो। इनमें से बहुत सारे मैं पढ़ा चुका हूँ। नायलॉन 66 मैंने अभी पढ़ाया था। नायलॉन 66 क्या होता है? नायलॉन 66 एक कंडेंस पॉलीमराइजेशन है। जब हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन की रिएक्शन एडिपिक एसिड के साथ करोगे तो बनता है। अभी पीछे पढ़ा के आया हूँ, ये देखो, ये चाहो तो मैं लिख भी देता हूँ, हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन ऐसे। ये देखो, इसकी रिएक्शन किससे करानी है, एडिपिक एसिड से करानी है। एडिपिक एसिड ये होता है। एडिपिक एसिड कौन है, ये। अब इन दोनों से मिलके वाटर निकाल दो। तो जब बच्चों इन दोनों से मिलके वाटर निकाल दोगे, सॉरी, जब इन दोनों से मिलके आप वाटर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ऐसे निकाल दोगे। अब वाटर निकालने के बाद जो बनेगा वही क्या होगा, ये देखो, ये है नायलॉन 66 और ये मैं अभी पीछे बना के आया हूं। ये फ्री बैलेंसी हो गई और ये फ्री बैलेंसी हो गई। ये है हमारा, ठीक है। ये देखो नायलॉन 6 ऐसे, इस तरह से आप चीजों को बना लोगे। अब ये कंडेंस पॉलीमराइजेशन है क्योंकि वाटर निकल रहा है, तो ये बात तो मैं पीछे ही पढ़ाया हूं, बस आप कुछ एग्जांपल देख लो। इट इज यूज बाय यूज, देखो हाँ, यूज ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ देते हैं। नायलॉन 6 क्या होता है, वो देखो 6 है, ये 6 है। नायलॉन 6 क्या होता है, कार्पोलेक्टम होता है। ये कार्पोलेक्टम है, 7 मेंबर की रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7। कार्पोलेक्टम को जब हीट करते हैं तो ये लीनियर हो जाता है, और जैसे ही लीनियर हो गया तो नायलॉन 6 बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी 6 कार्बन है, 1 और 5, 6 कार्बन। तो कार्पोलेक्टम को जब थर्मली हीट करोगे तो नायलॉन 6 आएगा। नायलॉन 6 अलग है, नायलॉन 6 अलग है। नायलॉन 6 का बेसिक यूनिट कार्पोलेक्टम है, नायलॉन 6 का बेसिक यूनिट कार्पोलेक्टम है, और नायलॉन 66 का बेसिक यूनिट हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन और एडिपिक एसिड है। हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन और एडिपिक एसिड है किसका, नायलॉन 66 का मोनोमर। नायलॉन 6 का मोनोमर कार्पोलेक्टम है। और दोनों का फार्मूला भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, ये मैं पीछे अभी पढ़ा के आया हूँ कि फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर क्या होते हैं, बेकेलाइट होते हैं। कैसे बनते हैं ये पढ़ाया है। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन और ऑब्टेन्ड बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड in presence of an acid and base catalyzed. This reaction start with the initial formation of ortho and para hydroxy methyl phenol. It is the derivative which further react with
फिनॉल टू फॉर्म कंपाउंड थ्रू मिथाइलिन ब्रिज। ये मैं अभी पॉलीमराइजेशन करा के आया था, है ना। और फिर क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन कर देते हो। तो ये सारी बातें मैं पीछे पढ़ा के आया हूं, ये देखो पढ़ाया है, ये मैं पीछे अभी पढ़ाई है बात। अब वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ये इंपॉर्टेंट है, जरा इसको देख लो कि वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है, इसको इंपॉर्टेंट जरा गौर समझिए। नेचुरल रबर बिकम सॉफ्ट एंड स्टिकी एट हाई टेम्परेचर, इस टेंसाइल स्ट्रेंथ इज लो एंड elasticity is maintained over a low temperature। ये नेचुरल रबर की प्रॉपर्टी है कि भाई क्या है, उसकी इलास्टिसिटी जो लो होती है, ठीक है, और लो टेम्परेचर पे काम करती है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको वल्कनाइज करते हैं, मतलब इसको सेमी सिंथेटिक में कन्वर्ट करते हैं। इट इज सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ए प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन इज कैरीड आउट टू इम्प्रूव, देखो ये देखो, to improve their physical property। Vulcanization process consists of heating a mixture of natural rubber with sulfur at a temperature range 373 to 451। After this process, sulfur form a cross-link reactive side of double bond, thus rubber become harder and more flexible। This manufactured type of rubber 5% of sulfur is used in cross-link polymerization। और इससे जो रबर बनती है उसको ब्यूना एस कहते हैं। तो जरा समझो क्या हुआ, आपके पास नेचुरल रबर थी, ये इन्होंने जो इतनी कहानी लिखी है उसको थोड़ा समराइज करता हूं। ये नेचुरल रबर है, इस पर तुमने सल्फर डाला 5%, इससे क्या हुआ, एक रबर बना ब्यूना एस, ठीक। अब ये रबर कैसा हुआ, सेमी सिंथेटिक। किसी ने कहा वाई सेमी सिंथेटिक, तो जरा बताओ, ये नेचुरल रबर है, नेचुरल रबर में कोई रेजेंट डाला और एक नया पॉलीमर तैयार कर दिया, तो ये सेमी सिंथेटिक मेथड हुआ। तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर हम करते क्यों है, रबर की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास नेचुरल रबर होती है वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, इलास्टिसिटी कम होती है, और हमें उसको बढ़ाना होता है तो हम उसका वल्कनाइजेशन कर देते हैं। वल्कनाइजेशन एक प्रोसेस का नाम है जिसमें क्या किया जाता है, नेचुरल रबर में कुछ रेजेंट मिला के, नेचुरल रबर में कुछ रेजेंट मिला के एक नया पॉलीमर बनाया जाता है। वो पॉलीमर नेचुरल रबर के कंपेयर में ज्यादा अच्छी फिजिकल प्रॉपर्टी शो कर पाता है, इसी को वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कहते हैं। उसमें हम सल्फर मिला के ब्यूना एस बना देते हैं या एक्रोलिन मिला के ब्यूना एन बना देते हैं, ठीक है, बात समझ पाए। नेचुरल रबर में कोई रेजेंट मिलाते हैं, रेजेंट मिला के नया पॉलीमर बनाते हैं, इसको सेमी सिंथेटिक पॉलीमराइजेशन कहा जाता है, और इसी को वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कहा जाता है। और ये ऐसा किया क्यों जाता है, नेचुरल रबर की क्वालिटी लो होती है, उस क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, मतलब हार्डनेस बढ़ाने के लिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। ये देखिए वल्कनाइजेशन रबर सिंथेसिस, तो ये तो मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ। सिंथेसिस रबर वल्कनाइज्ड रबर विच इज कैपेबल ऑफ गेटिंग स्ट्रेस टू ट्वाइस ऑफ लेंथ, द एक्सटर्नल स्ट्रेचिंग फोर्सेस, ये सब तो करा चुका हूँ। सिंथेटिक रबर, नियोप्रीन, अभी मैंने पढ़ाया था कि नियोप्रीन